नमस्कार साथियों। हमने हानुश नाटक का पहला अंक पढ़ लिया था। अब दूसरे अंक का पाठ करेंगे। उसका पाठन हम इस प्रकार शुरू करते हैं। इसके जो दूसरा अंक है, इसके अंदर 3 दृश्य दिए गए हैं। तो पहला जो दृश्य है वो ऐसे शुरू होता है। नगरपालिका का हॉल, नगरपालिका का हॉल कमरा है और पिछली दीवार में दाएं और बाएं गोलाकार खिड़कियां हैं। बीच में लंबी मेज है। दीवार पर अलग अलग दस्तकारी संगठनों के व्यवसाय चिन्ह हैं। मीटिंग से पहले धीरे धीरे नगर पालिका के सदस्य इकट्ठे हो रहे हैं। पर्दा उठने पर 4 सदस्य पहुंच चुके हैं। उनमें से एक नाटे कद का है। गठे हुए शरीर का व्यापारी जान पड़ता है। ऊपर नीचे टहल रहा है। उशाक दाएं हाथ की खिड़की में से बाहर देख रहा है। बाकी 2 सदस्य दाएं हाथ की दीवार के पास कुर्सियों पर बैठे बातें कर रहे हैं। हुसाक बाहर का दृश्य देखने के बाद गोलाकार खिड़की की जांच करता है। हुसाक जो है यहाँ पर एक सदस्य है नगर पालिका का, उसका नाम है। फिर पीछे की ओर कदम रखता हुआ हॉल कमरे के बीचों बीच आ जाता है और उसकी पीठ दर्शकों की ओर होती है। फिर हम देखते हैं इस दृश्य की शुरुआत होती है। हुशाक जो है वो हुशाक कहता है यही खिड़की वाली जगह ही ठीक रहेगी। एक तो कोने में है और दूसरे बाहर की तरफ मैदान में खुलती है। खड़ा हो जाता है। जान जो है वो एक और सदस्य है जिसका नाम है जान। तो जान कहता है कि खिड़कियां बाहर की तरफ खुलती है और कहाँ खुलती है। तो हुशाक जो है वो वापस जवाब देता है, मतलब कि मैदान में टहलने वाले लोग भी और दाईं ओर की सड़क पर चलने वाले लोग भी इसे देख सकते हैं। मैं सोचता हूँ घड़ी यहीं पर लगाई जाए। अब जो है यहाँ पर नगर पालिका के जो सदस्य है वो घड़ी कहाँ लगी जाए उसके बारे में सोचते हैं। और उनको जो जो घड़ी बना रहा है हानुश, उसके क्या उनकी तरफ से कुछ रुपए का सहायता की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, इसके बारे में पूरी चर्चा चलेगी। हम देखते हैं वो बात कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि मैदान में दूर दूर तक खड़े लोग भी इस घड़ी को देख सकेंगे। लगता है खिड़की बनाई ही इस काम के लिए गई थी। फिर जान बोलता है, लेकिन क्या यह जगह छोटी नहीं होगी? इतनी सी जगह में घड़ी समा पाएगी? मैंने सुना है कि उसकी मशीन काफी बड़ी है। हुसा कहता है, घड़ी खिड़की में फिट हो और उसकी मशीन यहाँ पीछे तक आ सकती है। इतनी जगह और घेर ली जाए और यहाँ पर दीवार चुन दी जाए। जान कहता है, लेकिन अभी इसका वक्त तो आए, पहले बादशाह सलामत से मंजूरी तो मिले। तब हुसा कहता है, मंजूरी मिलने में क्या दिक्कत होगी? मंजूरी अब फौरन मिल जाएगी। जान कहता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बादशाह सलामत बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए। आजकल तो लाड दरबारी पादरी की चलती है। बादशाह सलामत उसी को सुनते हैं। न जाने आजकल क्या साज सज्जा चल रही है। हुसाक कहता है, बादशाह सलामत हमारे यहाँ नगर पालिका में आ रहे हैं। अभी इसमें 1 महीना बाकी है। जान, उसकी इजाज़त मिल जाए तो इस बीच यहाँ घड़ी लगाई जा सकती है। घड़ी से उनका स्वागत जो है वो कितनी बढ़िया बात होगी। स्वागत किया जाए अगर घड़ी से तो बादशाह सलामत के लिए तो वो कितनी बढ़िया बात होगी। तो हुसा कहता है, तुम्हें तो हमेशा चापलूसी की ही बातें सूझती है। जान कहता है, इसमें चापलूसी की क्या बात है? शिव चैक भी सदस्य ही है। वो दीवार के साथ साथ बैठे बैठे वहीं से बोल पड़ता है, उस दिन यहाँ बहुत सी बातों का फैसला हो जाएगा। हुजा कहता है, क्या मतलब? शेव चैक कहता है, इस बात का भी दरबार में एक सनअतकारों के कितने आदमी बैठेंगे भी या नहीं बैठेंगे? बड़े वजीर के पास कल तुम हमारे नुमाइंदे गए थे। जानते हो क्या हुआ? जान, क्या हुआ? शेवचेक कहता है कि बड़े वजीर ने बड़े खड़े खड़े ही हमें विदा कर दिया, बैठने तक को नहीं कहा। इधर हम अंदर दाखिल हुए, उधर हम बाहर जा रहे थे। ऐसा हुआ हमारा स्वागत। जान,
उस इसी से हमें समझ लेना चाहिए कि बादशाह सलामत का रुख नगरपालिका की तरफ अच्छा नहीं है। तो शैवचेक कहता है, सामंतों की लाट पादरी के साथ फिर से साजबाज चलने लगी है। वे नहीं चाहते कि दरबार में हम लोगों को नुमाइंदगी मिले, और वही लोग बादशाह सलामत को पर दबाव डालकर अपनी बात मनवा लेंगे। जॉन कहता है कि बादशाह सलामत को लाट पादरी के हाथ में कठपुतली बने हुए हैं। तब जॉर्ज कहता है कि दीवार के पास से उठकर सामने आते हुए कि मैंने सुना है कि 5 बड़े सामंत कल रात शहर में आए थे। पांचों के पांचों लाट पादरी से मिलने सीधे इस गिरजाघर पहुंचे, बादशाह सलामत के महल में नहीं गए। पता चला कि चुपके से आए और सुबह होने से पहले ही चुपके से निकल भी गए। किसी को कानो कान खबर नहीं है। तब शैवचेक कहता है कि बादशाह सलामत सब कुछ जानते समझते हुए भी बेखबर बने हुए हैं। तब जॉन कहते हैं, तुमसे किसने कहा कि सामंत आए थे? जॉर्ज कहता है, पुल पर से चौकी वालों ने। उनमें से एक बूढ़े लोहार के रिश्ते का है। तो जॉन कहता है, क्या कहता था? जॉर्ज कहता है, उसने कहा कि गहरी रात गए घुड़सवारों का एक टोला पुल पर आया और पुल खोलने की मांग की। उनके पीछे पीछे 2 बंद घोड़ा गाड़ियां थी। जब चौकी वालों ने पुल खोलने से इनकार किया तो पहले तो घुड़सवारों ने धमकी दी और फिर सिक्कों की एक थैली चौकी के मेज पर फेंक दी। पुल फौरन खोल दिया गया और दोनों घोड़ा गाड़ियां पुल पार कर गई। शेवचेक कहते हैं कि कुछ और लोग ने भी कहा है कि कल रात देर तक लाट पादरी के घर में बत्तियां जलती रही और बाहर घोड़ा गाड़ियां खड़ी थी। जॉर्ज कहता है कि चौकी वालों का कहना है कि सुबह पौ फटने से पहले वही घुड़सवार और घोड़ा गाड़ियां लौटकर आए और पुल पार करके देहात की ओर निकल गई। अगर बादशाह सलामत से मिलने गई आए तो उन्हें इस तरह की पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर कहते हैं हुसाक कहते हैं कि हालत बिगड़ गई है। हालत जो है वो हालात बिगड़ रहे हैं, किसी दिन कुछ भी हो सकता है। शेवचेक कहते हैं, अगर सामंतों और लाट पादरी की साज-बाज चलती रही तो ये सौदागरों और सनअतकारों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तब जॉर्ज कहते हैं, हम लोग हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। तो शेवचेक कहते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि नगरपालिका का घड़ी लगाकर बादशाह सलामत का स्वागत करें। दरबार में हमें नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। कम से कम हमारे 8 आदमी तो दरबार में बैठे। बादशाह सलामत खुश होंगे तो हमारी दरख्वास्त मंजूर कर देंगे। इस मौके पर जैसे भी हो बादशाह सलामत के सामने अपनी दरखास्त पेश करो और उन्हें इस बात का एहसास भी करा दो कि शहर के सौदागर सनअतकार दबने वाले नहीं हैं। वे अपना हक मांगते हैं और उनकी मांग जायज है। जॉर्ज कहते हैं कि मैं तो कहूँगा कि उस दिन जब बादशाह सलामत नगरपालिका में तशरीफ लाए तो शहर के सभी सौदागर सनअतकार दुकानदार रास्ते के दोनों तरफ कतार बांधकर खड़े हो जाए। देहात में से दस्तकारों को भी बुला लो। इससे सामंतों और गिरजे वालों को हमारी ताकत का भी अंदाजा हो जाएगा और बादशाह सलामत भी खुश हो जाएंगे। हुशाक कहते हैं, उसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। जॉर्ज कहता है, क्या उल्टा असर पड़ सकता है? तो हुशाक कहते हैं, बादशाह सलामत समझें कि हम लोग उनकी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं। तब शेवचेक कहते हैं, बादशाह सलामत को तो इस पर खुश होना चाहिए कि सामंतों और लाट पादरी के गठजोड़ से टक्कर लेने वाले लोग मौजूद हैं। इससे तो बादशाह सलामत के हाथ मजबूत ही होंगे। तब जॉन कहते हैं कि तुम तो बादशाह सलामत को जानते हो, जो उन पर दबाव डाले उसी की बात मानी जाती है। तब हुसाक कहते हैं कि तुम भूल करते हो, बादशाह सलामत सब जानते समझते हैं। तब जॉन कहते हैं, अगर जानते समझते हैं तो उन्हें वह बात अब करनी चाहिए जिसमें प्रजा का भला हो, जिसमें इंसाफ हो। तब जॉर्ज कहते हैं कि राजा प्रजा की भलाई नहीं अपनी भलाई पहले देखता है। महाराजा यही चाहते हैं कि गिरजे के अधिकारी भी उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहे और हम सौदागर सनअतकार भी। जॉन कहते हैं कि ठीक है, और बादशाह सलामत कभी हमें जता
जूता दिखाएं कभी गिरजे वाले को। जॉर्ज ठीक कहता है, बादशाह इंसाफ को नहीं ताकत को देखता है। तब हुसाक कहते हैं कि उस दिन बहुत सी बातें साफ हो जाएगी, बादशाह सलामत के रुख का भी पता चल जाएगा। तब शेवचैक कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ नीति से काम लो, बादशाह सलामत को खुश भी करो और उन पर दबाव भी डालो, कम से कम उन्हें दस्तकारों की ताकत का अंदाजा तो हो। तो मैं समझता हूँ कि दरबार में आज ही 8 की बजाय 12 की नुमाइंदगी मांगो। तब हुसाक कहते हैं, उतना मांगो जितना मिल सके। कहाँ तो दरबार में एक भी नुमाइंदा नहीं, और कहाँ अब 12 मांगने को जा रहे हो। तब शेवचैक कहते हैं, क्यों बादशाह सलामत दरबार में सामंतों की तादाद कम दें। तब जान कहते हैं, बादशाह सलामत उनकी तादाद कम नहीं करेंगे, हाँ दरबार के कुल नुमाइंदों की तादाद बढ़ा देंगे। हुसाक कहते हैं, मैं समझता हूँ बादशाह सलामत हमारी दरख्वास्त मंजूर कर लेंगे, 12 तो नहीं लेकिन 8 आदमी ले लिए जाएंगे। पूछो क्यों। इसलिए कि बादशाह सलामत को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। उन्हें सामंतों की तरफ से खतरा पैदा हो गया है। कुछ सामंत बाहर के देशों के साजबाज करने लगे हैं और उन्हें धता बनाने के लिए तुम्हारी नुमाइंदगी मंजूर कर लेंगे। तब जान कहते हैं कि वह उसी हालत में जब बादशाह सलामत दबे नहीं, अगर लाट दरबारी से दब गए तो सामंतों ने आंखें दिखाई, और दब गए तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। सहसा टाबर का प्रवेश। कुछ टाबरों का प्रवेश होता है। पहला टाबर बोलता है, सुना तुम लोगों ने। तब जान कहते हैं, क्या है, कोई बुरी खबर लाए हो। टाबर कहता है, कभी अच्छी खबर भी लाया करो। तब टाबर कहते हैं कि फैसला हुआ है कि हानूस की घड़ी बड़े गिरजे पर लगाई जाएगी। तब चारों सौदागर एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे जो नगर पालिका में जो अंदर बैठे हैं, ये 4 सौदागर है, और इस 4 सौदागर के बीच में बातें चल रही थी। तब जान कहते हैं, लो सुनो, तुम्हें किसने कहा। शेवचैक कहते हैं, सिर हिलाकर। देख लिया। जॉर्ज कहते हैं, इसी बात का मुझे डर था। जान कहते हैं, तुम्हें किसने बताया। टाबर बोलते हैं, मुझे अभी अभी हानूस का बड़ा भाई मिला था, वह पादरी है ना, उसी ने बताया। सभी चुप हो जाते हैं। जान ऊपर नीचे टहलने लगता है। तब जान कहता है, मैंने कहा था ना। हुसाक कहते हैं, यह तो बहुत बुरी बात है, सारी बात की ही खटाई में पड़ गई है। तब जॉर्ज कहता है, मगर यह कैसे हो सकता है। हानूस ने खुद मुझसे कहा था कि वह चाहता है कि घड़ी नगर पालिका पर लगे। तब जान कहता है, उसके चाहने न चाहने से क्या होता है। शेवचैक कहता है, हम यह नहीं होने देंगे उत्तेजित होकर। वर्षों तक वजीफा तो नगर पालिका ने दिया, और घड़ी गिरजे में लगेगी नामुमकिन है। पिछले 5 साल से नगर पालिका हानूस को वजीफा दे रहा है। घड़ी तैयार हो गई है तो गिरजे वाले मालिक बन बैठेंगे। जब हानूस को माली इमदाद की जरूरत थी, उस वक्त लाट पादरी कहाँ था। जॉर्ज ठीक बात है, यही तो नगर पालिका के अनुदान से बनी है। हम कह सकते हैं कि यह घड़ी नगर पालिका ने अपने खर्च से बनवाई है, और इसलिए यह नगर पालिका की मलकियत है। जहां नगर पालिका चाहेगी वहीं उसे लगाया जाएगा। तभी जान कहता है कि अगर लाट पादरी ने कह दिया कि घड़ी गिरजे पर लगेगी, तो समझो घड़ी गिरजे पर ही लगेगी, उसकी बात कौन टाल सकता है। हुसाक कहता है, सब मामला खटाई में पड़ गया। शेवचैक कहता है, और हमारा 5 साल का वजीफा कोई मानी नहीं रखता। हम गिरजे पर तो घड़ी नहीं लगने देंगे। तब जान कहता है कि तुम उनकी मुखालफत भी तो नहीं कर सकते। शेवचैक, गिरजा खुदा का घर है। जॉर्ज कहता है कि 5 बरस पहले हानूस को जब माली इमदाद की जरूरत थी, तो हानूस लाट पादरी के पास भी गया था। जानते हो लाट पादरी ने उस वक्त उसे क्या जवाब दिया था। तो जान कहता है, क्या कहा था। जॉर्ज कहता है कि लाट पादरी ने कहा कि तुम शैतान की औलाद हो जो घड़ी बना रहे हो। घड़ी बनाना इंसान का काम नहीं, शैतान का काम है। तब जान कहता है, खूब। तब जॉर्ज कहता है कि हानूस ने यह बात कुछ ही दिन पहले मुझे खुद सुनाई थी। लाट पादरी ने कहा कि घड़ी बनाने की कोशिश करना ही खुदा की तौहीन करना है। भगवान ने सूरज बनाया है, चांद बनाया है, अगर इन्हें घड़ी बनाना मंजूर होता तो क्या वह घड़ी नहीं बना सकते थे। उनके लिए क्या
मुश्किल था। उस वक्त आसमान में घड़ियां ही घड़ियां लगी होती। सूरज और चांद की भी भगवान की ही दी हुई घड़ियां हैं। जब भगवान ने घड़ी नहीं बनाई तो इंसान को घड़ी बनाने का मतलब ही क्या है? उस वक्त तो क्यों यों कहता था। जान और हुसाक हंसने लगते। जान कहता है, फिर हानूश ने क्या कहा? तो जॉर्ज कहता है, हानूश ने कहा, हुजूर सुना है यूरोप के किसी शहर में किसी गिरजे पर घड़ी लगी है। उसे दुनिया की पहली घड़ी मानते हैं। उसे भी मुझ जैसे इंसान ने बनाया है। जॉन हंसता है। फिर जॉर्ज कहता है, फिर क्या? लॉर्ड पादरी हानूश की तरफ गुस्से से देखते हैं लगा। फिर बोला, वह किसी प्रोटेस्टेंट मतवालों का गिरजा होगा। वे सब शैतान के बच्चे हैं। तब सब हंसने लग जाते हैं। तब शैवचैक जो है वो कहता है कि अगर घड़ी को हाथ से जाने दिया तो लॉर्ड पादरी के हौसले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जॉर्ज कहता है, अगर बादशाह सलामत लॉर्ड पादरी की बात नहीं मोड़ सकते तो हमारा कहना फिजूल है। तब जॉन कहता है कि हमें घड़ी के लिए बहुत पहले बादशाह सलामत से दरख्वास्त करनी चाहिए थी। शैवचैक कहते हैं कि क्यों? सवाल इंसाफ का है। आखिर पैसे हमने दिए हैं, दरख्वास्त दे ना दे हमें क्या फर्क पड़ता है? जॉन कहते हैं, सुनो, सब बात सोच समझ लो। नगरपालिका ने जो वजीफा अनूस को दिया वह घड़ी बनाने के लिए दिया गया था। इसका मतलब नहीं कि घड़ी का पर नगर पालिका का हक हो जाता है। पर इस बारे में हानूस के साथ कोई मुआयदा तो नहीं हुआ था कि घड़ी नगर पालिका पर लगाई जाएगी। तब शैवचैक कहते हैं, जो पैसा देता है चीज उसी की होती है। यह तो व्यापार की बात है ना? तो जान कहता है, यह तो तुम अब कह रहे हो ना? क्या उस वक्त कोई मुआयदा हुआ था? उस वक्त तो केवल एक गरीब मुफलसाज की मदद की जा रही थी। जॉर्ज, फिर घड़ी किसकी है? जॉन कहता है, मैं कहूंगा जिसने घड़ी बनाई है घड़ी उसी की है। घड़ी हानूश की है। तब तक हुजा कहते हैं, नहीं, राज्य की हर चीज पर हक बादशाह का होता है। इसलिए घड़ी कहाँ लगेगी इसका फैसला हानूश ना करके न लॉर्ड पादरी करेगा न हम करेंगे। इसका फैसला बादशाह सलामत की करेंगे। तब जॉन कहता है, जितनी देर घड़ी नहीं बनी थी उतनी देर तो किसी को ख्याल ही नहीं आया था उसका मालिक कौन होगा। अब जो बन गई है तो सभी को हथियाने के लिए लपक रहे हैं। शैवचैक कहते हैं, वाह जी, तुम खूब हो। हानूस के पास खाने को पैसे नहीं थे, मारा फिर रहा था, कई बार घड़ी बनाने का काम हाथ से छोड़ चुका था। उस वक्त नगरपालिका ने उसकी मदद की। अब नगरपालिका भी क्या घड़ी हथियाने के लिए लपक रही है? और फिर हानूस जिसने घड़ी बनाई है खुद चाहता है कि घड़ी नगरपालिका पर लगे। हुसाक कहते हैं, लगता है गिरजे पर घड़ी लगने वाली बात लॉर्ड पादरी ने कही है, बादशाह सलामत ने नहीं कही। मैं नहीं समझता लॉर्ड पादरी ने बादशाह सलामत से इसकी इजाजत भी ली होगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, घड़ी हमें मिल सकती है। जान कहते हैं, अगर लॉर्ड पादरी ने बादशाह सलामत से पूछ भी लिया तो वह उसकी बात टालेंगे थोड़ी। वह तो अपना मुंह खोलने से पहले लॉर्ड पादरी के मुंह की ओर देखते हैं। टाबर कहते हैं कि एक तरीका हो सकता है। जॉर्ज कहता है, क्या? टाबर कहता है कि हम घड़ी को गिरजे पर लगने दो। तुम घड़ी गिरजे पर लगने दो, हम यह घड़ी नगरपालिका की ओर से गिरजे की तरफ नजर कर देते हैं। हम कहेंगे देश में बनाई जाने वाली पहली घड़ी भगवान के घर पर ही शोभा देती है। जॉर्ज, इससे क्या होगा? नजर करेंगे। वाह, जो चीज तुम्हारी ही है ही नहीं, उसे नजर कैसे करोगे? टाबर कहते हैं, हम अब हानूस के साथ मुआयदा कर लेते हैं कि एक और घड़ी वह हमारे लिए बनाए। इससे आगे बनाई जाने वाली दूसरी घड़ी पर तो हमारा हक होगा। अब एक घड़ी बनी है तो इसी पर तो बस नहीं हो जाएगा, हानूस आगे भी तो घड़ी बनाएगा। जान कहता है, एक घड़ी बनाने में तो उसको 17 बरस लग गए, अब कितनी और घड़ियां बना पाएगा? तुम बहुत बड़े डरपोक हो जी, जो घड़ी हाथ में है उससे तो जाने दे रहे हो और अगली घड़ी के लिए वर्षों तक इंतजार करोगे। तुम्हें व्यापारी किसने बना दिया? शैवचैक कहता है कि हम अपनी घड़ी को क्यों छोड़ दें? टावर कहते हैं, क्योंकि यह घड़ी आसानी से अब तुम्हें नहीं मिलेगी। घड़ी तो एक तरफ से तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। जॉर्ज कहता है, नहीं, क्यों?
अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर घड़ी नगर पालिका पर लगेगी तो सारे नगर को बल्कि सारी रियासत को इसका फायदा होगा। हुसाक कहते हैं यह तो गिरजे वाले भी कह सकते हैं। जॉर्ज कहते हैं क्यों, यह शहर का मरकज है, शहर का सारा कारोबार यहाँ होता है। दिसावर से सैकड़ों व्यापारी लोग आते हैं, यहाँ घड़ी लगने पर लोग दूर दूर से देखने आया करेंगे, यात्रियों का तांता लग जाएगा। अभी से लोगों को पता चल गया है कोई घड़ी बनी है, किसी कुफल साज ने घड़ी बनाई है। मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि इस बात की बड़ी धूम मचेगी, यूरोप भर में इसे देखने आया करेंगे। हमारे व्यापारी को 4 चांद लग जाएंगे। जैसे भी हो हमें घड़ी नगर पालिका पर ही लगवानी चाहिए, इसे किसी भी हालत में यहाँ से नहीं निकलने देना चाहिए। तब जान कहता है सुना तो मैंने भी है कि जगह जगह से लोग पूछने आ रहे हैं, वेनिस से कोई सावधान हानूस से मिलने आया है। हानूस, उषा कहते हैं कि हानूस की किस्मत जाग गई है। कहाँ एक मामूली सा कुफल साज, कहाँ बहुत बहुत बड़ा इजादकार बन गया है। जॉर्ज कहता है दुनिया के किराए बढ़ जाएंगे, दुकानों के किराए बढ़ जाएंगे, जहाँ जमीन जायदाद की कीमत बढ़ा दी जाएगी। तो जान कहता है धीमी आवाज में जॉर्ज से, तुम भी अभी से एक दुकानें और खरीद लो जॉर्ज, यह वक्त अच्छा है। तो जॉर्ज कहता है कि अगर घड़ी यहाँ न लगी तो मेरा नुकसान करवाओगे, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं एक और बात कहता हूँ, अगर लाट पादरी इस बात से इसरार कर रहा है कि घड़ी गिरजे पर लगेगी तो हमें कहना चाहिए कि घड़ी बादशाह सलामत के महल पर लगे, न गिरजे पर लगे न नगर पालिका पर लगे, घड़ी बादशाह सलामत के महल में लगाई जाए। तो जान कहता है इससे क्या होगा। जॉर्ज कहता है इससे बादशाह सलामत के रुख का पता चल जाएगा कि उनका अपना इरादा क्या है। तब जान कहता है तुम हमारा वक्त बादशाह सलामत का रुख ही देखते रहते हो हर वक्त। अगर बादशाह सलामत के महल पर घड़ी लग गई तो तुम्हारे हाथ में से तो निकल जाएगी। तो जॉर्ज कहता है इससे कम से कम बादशाह सलामत को इस बात का ध्यान तो आएगा कि गिरजे के अलावा और भी जगह है जहां घड़ी लगाई जा सकती है। तो टाबर कहता है कि मैं अब भी कहूँगा कि इस घड़ी को भूल जाओ, जैसे भी हो हानूस को अपने साथ मिलाओ। इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि यह घड़ी कहाँ पर लगाई जाती है। जान इससे क्या होगा। डाबर, हानूस को अपने साथ रखो, नगर पालिका उसे एक बाड़ा बनवा दे, 5-6 दस्तकार उसके साथ काम करने के लिए रखते, उसका वजीफा बांध दे और कहे लो भाई तुम यहाँ चैन से बैठो और दूसरी घड़ी बनाओ। तब जान कहता है कि और अगर दूसरी घड़ी बनने पर भी वह नगर पालिका पर नहीं लगाई गई तो। तब टाबर कहता है तो क्या हम वह घड़ी दिसावर में बेच देंगे, यहाँ से घड़ी बनवाएंगे और दिसावर में अच्छे मुनाफे बेचेंगे। यूरोप के नगर नगर में घड़ियों की मांग होगी। हम व्यापारी लोग हैं, हमें घड़ी की नुमाइश से नहीं मुनाफे से मतलब होना चाहिए। और फिर जब हम 10 आदमी घड़ियां बनाना सीख गए तो यहाँ पर भी घड़ी लगवा लेंगे। व्यापारी के लिए क्या मुश्किल है। जान कहते हैं एक घड़ी बनाने में तो 17 बरस लग गए। टाबर, यह मैं सुन चुका हूँ, पहली घड़ी बनाना मुश्किल होता है, पहली घड़ी बन जाए तो दूसरी घड़ी बनाने से आधा वक्त नहीं लगता। हम उससे कहेंगे जो घड़ी बनाओ, आधा मुनाफा तुम्हारा आधा नगर पालिका का। जान कहता है नगर पालिका को इसमें क्यों लाते हो, हर 3-4 आदमी मिलकर घड़ी साजों की जगह जमात बना लेते हैं और हानूस के साथ मुआयदा कर लेते हैं। तो टाबर कहते हैं कि यह ठीक है, नगर पालिका को इसमें लाए ही नहीं, लेकिन नगर पालिका के जरिए हमें चुंगी वगैरह की सहूलियतें भी मिल जाएगी। तब जान कहता है इसके लिए अलग दरख्वास्त कर देंगे। नगर पालिका के आदमी भी तो अपने ही हैं, वे कौन से बाहर के लोग हैं। नगर पालिका की भी बत्ती बांध दो। जैसे ही घड़ी बनी है इन लोगों के बीच में कहाँ लगेगी, इससे किसको क्या मुनाफा होगा, किसका कैसा फायदा हो सकता है, इत्यादि बातें जो है वो सब के लोगों के मन में आने लगी हैं। जॉर्ज कहते हैं कि यह नहीं चलेगा। तो जान कहता है क्यों। जॉर्ज कहते हैं यह मत भूलो कि हर चीज पर अधिकार बादशाह का होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले दरबार में अपनी नुमाइंदगी बढ़वाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे हालात
जो हमारी हालत में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक हुकूमत में हमारा हाथ नहीं होगा, हम कभी लाट पादरी को तो कभी बड़े वजीर का मुंह जोते रहेंगे। तब डाबर कहते हैं कि एक दिन में तो हमें नुमाइंदगी नहीं मिल जाएगी ना। मैं कहता हूँ इस घड़ी को कुछ देर के लिए भूल जाओ। यह घड़ी तुम्हें मिली है या नहीं मिलती, यह बात इतनी अहम नहीं है। अहम बात यह है कि हानुश हमारे साथ रहे और हम उसे घड़ी बनाने के काम पर लगा लें। हम लोग आगे की सोचें। तब जॉर्ज कहता है, तुम एक बात भूल रहे हो कि हानुस एक पादरी का छोटा भाई है। हानुस उसी रास्ते जाएगा जिस रास्ते भाई उसे कहेगा। हानुस पर उसने बड़े एहसान किए हैं। टाबर कहता है, हानुस एक दस्तकार है, उसी रास्ते वो जाएगा जिससे उस रास्ते पर दस्तकार जाएंगे। वह कारीगर है, कुफलसाज है, हाथ से काम करने वाला आदमी है, वह हमारे साथ आएगा। जॉन कहता है, तुम बहक गए हो टाबर। हर आदमी के अंदर दस्तकार भी होता है और राजदरबारी भी, और मैं तो कहूँगा पादरी भी। जब हानुस दस्तकार है तो हमारा साथी है। कल महाराज ने उसे दरबारी बना दिया, वह जमीन जायदाद का मालिक बन गया, तो उसके अंदर का दरबारी जाग उठेगा, और अगर उसके अंदर का पाखंड बढ़ने लगा तो एक दिन उसके अंदर का पादरी भी जाग उठेगा। तब टाबर कहता है, मगर आज तो वह हमारे साथ है और हमें उसे अपने साथ ही बनाए रखना चाहिए। हाँ, हुशाक कहते हैं, हानुस तुम्हारा बहुत दूर तक साथ नहीं दे पाएगा। जान कहता है, क्यों नहीं दे पाएगा? तो हुशाक कहता है, वह अंदर से कमजोर है। उसे भाई कहेगा तो भाई के साथ चल देगा, तुम कहोगे तो तुम्हारे साथ चल देगा। बादशाह सलामत कुछ कहेंगे तो उसके हुक्म बजा लाएगा। वह अंदर से पिलपिला है। जॉर्ज कहता है, पिलपिला होता तो इतना लगन के साथ पूरे 17 बरस एक घड़ी बनाने में नहीं लगा देता। उसने अपनी जवानी नहीं गला देता। अंदर से पिलपिला होता तो कब का घड़ी बनाना छोड़ चुका होता। वह पिलपिला नहीं, अंदर से पत्थर की तरह मजबूत है। तब हुसाक कहता है कि पिलपिला है, मैं उससे जानता हूँ। ऐसे सभी लोग अंदर से पिलपिले होते हैं। अंदर से मजबूत सिर्फ खुद गर्ज लोग होते हैं। वे अपनी गर्ज के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। टाबर कहते हैं, हमें मजबूती होगी तो उसमें भी मजबूती आ जाएगी। जॉर्ज कहता है, तुम्हें यकीन है तो कर देखो। तुम यही चाहते हो ना कि हम एक जमात बनाई जाए और उस जमात में हानुश को शामिल कर लिया जाए। टावर कहता है, हाँ यही। हाँ, जॉर्ज कहता है, तो अभी से हानुस के साथ बात कर लो। ऐसा न हो कि वह बाद में किसी दूसरे को जबान दे बैठे। टाबर, मैंने उससे पहले से कहलवा भेजा है। जॉर्ज कहता है, क्या कहलवा भेजा है? तुम तो बड़े तेज निकले। टाबर, यही कि उसने अपने आइंदा के कामकाज के बारे में मुझसे बात किए बिना कोई बात नहीं चलाए। जॉर्ज, तुम बेशक इससे बात करो, मगर मुझे ज़्यादा यकीन नहीं है। एक बार बादशाह सलामत ने उसे आंखें दिखा दी तो वह तुम्हारी नहीं सुनेगा। हुसाक, कल हानूस ने खुद कहा कि घड़ी नगर पालिका की है, और आज जब लाट पादरी ने कहा कि घड़ी गिरजे पर लगेगी तो हानूस ने चू तक नहीं की। मैं जो कहता हूँ अंदर से पिलपिला है। टाबर, तुम्हें याद है गांव का वह लड़का जो किसी पादरी का सुअर चुरा आया था? जॉर्ज, हाँ याद है। टाबर, वह लड़का पनाह लेने हानूस के घर जा पहुंचा था। जॉर्ज, मैं जानता हूँ। टाबर, अपनी जान जोखिम में डालकर हानूस ने उसे पनाह दी थी। अब आज तक वह हानूस के घर में रह रहा है। अंदर से ना कोई पिलपिला होता है ना मजबूत। वह आदमी है जिसे वह पिलपिला समझते हैं, वक्त आने पर चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है, और जिसे हम सूरमा समझते हैं, वक्त आने पर वह भाग खड़े होते हैं। जान कहता है कि आजकल हर व्यापारी अपने को ज्ञानी समझने लगा है। 2 पैसा क्या कमा लिए टाबर भी फिलोसोफर बन जाते हैं। कोई ढंग की बात करो। टाबर, क्यों? क्या तुमने पैसे नहीं कमाए हैं? मगर तुम्हारी खोपड़ी खाली की खाली बनी रही। तुम्हारी इस खाली खोपड़ी में अब हम ही कुछ डालें तो डालें। 2 एक सदस्य हंस देते हैं। जॉर्ज कहता है कि मेरा और एक सुझाव है। जान कहता है, वह भी सुने। जॉर्ज, हानूस की एक जवान बेटी है ना?
हाँ, जॉन कहता है हाँ है। आगे कहो। जॉर्ज, इसका ब्याह टाबर के बेटे के साथ करवा दो। तब जॉन कहता है फिर इससे क्या होगा? टाबर, कुफलसाज की बेटी के साथ। जॉर्ज, टाबर अब वह कुफलसाज नहीं है, अब वह बहुत बड़ा घड़ीसाज है। दरबारी बनने वाला है। जॉन, फिर क्या होगा? इससे क्या हो जाएगा? जॉर्ज, हानूस फिर घड़ी साजों की जमात में शामिल हो जाएगा। वह फिर अपने पादरी भाई की भी नहीं सुनेगा, वह अपनी बेटी की और अपने दामाद की सुनेगा। जॉन, बड़ी दूर की कौड़ी फेंकी है जॉर्ज। जॉर्ज, तुम ही तो कहते हो कि व्यापारी को दूर की सोचनी चाहिए। और मैं तो आज से 200 साल बाद की भी तब सोच सकता है हूँ। तब न गिरजे होंगे न राजे होंगे, चारों ओर व्यापारी ही व्यापारी होंगे। तब सभी की बेटियां व्यापारियों से ब्याही जा चुकी होगी। हर बात में व्यापारियों की, पैसे वालों की चलेगी। जान कहता है कि तुम हानूस को तैयार करो। जॉर्ज कहते हैं किस बात के लिए? जान कहते हैं टाबर के बेटे के साथ में उसकी बेटी के रिश्ते के लिए। हर बात का दारोमदार हानूस पर है। तब शैवचैक कहते हैं कि मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि तुम सब टाल मटोल की बातें कर रहे हो। अगर इस वक्त तुमने कमजोरी दिखाई और घड़ी को हाथों से जाने दे दिया तो लाट पादरी और सामंत मिलकर तुम्हारी हस्ती को ही नस्ते नाबूद कर देंगे। सभी चुप हो जाते हैं और शैवचैक उत्तेजित से बोलता है, यह साफ बात है कि लाट पादरी ने घड़ी को गिरजे पर लगाने का ऐलान ही हमें नीचा दिखाने के लिए किया है। अगर हम इस वक्त दब गए तो न हमें दरबार में नुमाइंदगी मिलेगी, न हमें कोई पूछेगा, बल्कि एक एक करके हमारे सभी हक छीन लिए जाएंगे। टावर कहते हैं फिर तुम क्या कहते हो, क्या करें? शैवचैक कहते हैं मैं कहता हूँ सीधे घड़ी के नगर पालिका पर लगा दो। पहले नगर पालिका पर घड़ी लग जाए। हुशाक कहते हैं सलामत, बादशाह सलामत की इजाजत के बगैर? शैवचैक कहते हैं हाँ, इजाजत के बगैर। तुम पहले घड़ी लगा लो, देखा जाएगा क्या होता है। लगी हुई घड़ी को बादशाह सलामत भी नहीं उतरवाएंगे। जब वहाँ हमारा हक है तो हम क्यों किसी की भी चापलूसी करें? हुशाक कहते हैं अगर बादशाह सलामत नाराज हो गए तो? तब शैवचैक कहते हैं नाराज हो गए तो देख लेंगे क्या करना होगा। इस वक्त तो घड़ी लगवाओ। जिस दिन बादशाह सलामत वहां तशरीफ लाएं, सैकड़ों दस्तकार सनतकारों को इकट्ठा करो जो इसका स्वागत करे। जॉर्ज कहते हैं शैवचैक ठीक कहता है, किसी न किसी दिन तो हमें अपने हक के लिए डटकर खड़ा होना ही पड़ेगा। हुशाक कहते हैं सुनो, घड़ी लगवा लो पर साथ ही दरख्वास्त भी दे दो। शैवचैक क्या बोलते हैं कि इससे तो उल्टा दोष हम पर आएगा कि दरख्वास्त देने से पहले ही घड़ी लगवा ली। हम सीधी बात क्यों नहीं करें? जॉर्ज कहते हैं हमें अपना मतलब साधना है शैवचैक, सीधे रुख साधे या उल्टे रुख साधे। सयाने कहते हैं कि बर्तन में से घी निकालना हो तो टेढ़ी अंगुली से निकालो, सीधी अंगुली से नहीं निकलेगा। तुम दरख्वास्त जरूर दे दो, साथ ही बादशाह सलामत तक जैसे तैसे सिफारिश भी पहुंचवाओ। व्यापारी वह है जो वक्त को पहचानता है। शैवचैक मैं समझता हूँ कि दरख्वास्त देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले महीने जब बादशाह सलामत तशरीफ लाएं तो हम कहेंगे कि आपके स्वागत के लिए घड़ी लगाई गई है। अगर वह नहीं माने तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि घड़ी उतरवा देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। हुशाक क्या बोलते हैं और अगर हानूश कमजोर पड़ गया तो? उसने घड़ी नहीं दी तो? शैवचैक क्या कहते हैं कि हानूस कुछ नहीं कहेगा, वह तो चाहता है कि घड़ी नगरपालिका पर लगे, फिर तुम्हारे वजीफे पर जीता भी तो रहा है, वह क्या कह सकता है? जॉर्ज कहता है शैवचैक ठीक कहता है, मैं नहीं समझता कि वह लाट पादरी के डर से या अपने भाई के डर से घड़ी लगाने से इनकार कर देगा। तब शैवचैक क्या बोलता है कि हमें यह मौका नहीं खोना चाहिए। अब बहुत दिन नहीं रह गए हैं और व्यापारी लोग नगरपालिका के सदस्य अंदर आने लगते हैं। दो दो एक एक करके मीटिंग की कार्रवाई शुरू होने लगती है। फिर देखते हैं शैवचैक बोलते हैं मीटिंग में और लोगों से भी बात कर लो, हमें किसी की धमकी में आने की जरूरत नहीं है। जॉर्ज, टाबर, हुशाक लंबी मेज के पीछे कुर्सियों पर बैठने लगते हैं। हुशाक प्रधान की कुर्सी पर बैठता है और मीटिंग की कार्रवाई शुरू होने लगती है और पर्दा गिर जाता है।
तो हुसाक जो है वो अब प्रधान का पद की कुर्सी पर, मतलब हुसाक कौन है? प्रधान है। अब यहाँ पर जो दूसरा अंक था, उस दूसरे अंक का पहला दृश्य जो था वो समाप्त हो जाता है और पर्दा गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि दूसरे अंक का पहला दृश्य खत्म हो चुका है। अब दूसरे दृश्य में क्या होता है, जैसे ही पर्दा खुलता है तो पर्दा खुलने पर हानूस के घर में उसकी बेटी यांका खिड़की में से बाहर देख रही है। कमरा वसंत की धूप से खिला हुआ है। धीरे से जैकब का प्रवेश होता है। दबे पांव चलता हुआ एन यांका के पास आकर खड़ा होता है और यांका की आंखें बंद कर देता है। यांका कौन होगा? जैकब है। और कौन होगा? जैकब है। और कौन? छोड़ो जैकब, गली में से लोग देख रहे हैं, जैकब ही तो हो। अब बहुत बनो नहीं, मुझे यह बचपना अच्छा नहीं लगता। छोड़ो, माँ आती होगी उस दिन की तरह फिर डांट पड़ेगी। जैकब यांका की आंखों पर से हाथ हटा लेता है। यांका बस डर गए। जैकब, आज माँ कुछ नहीं कहेगी, आज तो वह बड़े बड़े से बड़े कसूर भी माफ कर देगी। तो यांका कहती है, आज न जाने माँ को क्या हो गया है, सुबह से कभी हंसती है तो कभी रोती है। देखो जैकब, गली में कितनी रौनक है, सभी लोग बापू की घड़ी देखने जा रहे हैं। तुम्हें एक चीज दिखाऊं? पीछे मेज पर से फूलों का एक गुलदस्ता उठा लाती है। किसी ने खिड़की में से फूल अंदर फेंके हैं। जैकब, तुम्हें देखकर फेंके होंगे। यांका, नहीं नहीं जैकब, पहले कोई नीचे बापू को पुकारता रहा। 3-4 आदमी थे, फिर खिड़की में से यह गुलदस्ता फेंक कर चले गए। खिड़की में से बाहर की ओर से देखते हुए किसी परिचित को देखकर हाथ हिलाती है। तुम भी यह क्या चौक में जा रहे हो? नीचे से लड़की की आवाज। और तुम क्या घर पर बैठी रहोगी? यांका, माँ नहीं जाने देती, कहती है घर पर मेहमान आएंगे, तुम घर पर रहो। आवाज, नहीं नहीं चलो हमारे साथ चलो। नीचे से आवाजें आ रही है, उस आवाज के बारे में कह रहे हैं कि यांका तुम भी आ जाओ, तो वह मना करती है। आवाज कहती है, नहीं नहीं चलो, हमारे साथ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ लौट आऊंगी और दोनों मिलकर माँ को मदद कर देंगी। जल्दी करो। अच्छा, अब समझी तुम क्यों न आना चाहती। वह तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? माँ के बहाने बनाती हो। मतलब नीचे से आवाजें आ रही है कि जैकब पीछे खड़ा है, इसलिए तुम नहीं आना चाह रही, कोई सहेली है उसकी। यांका कहती है, हाय नहीं, मैं माँ ने सच में रोक रखा है, तुम चलो, माँ इजाजत दी तो मैं भी आ जाऊंगी। आवाज आती है हंसकर, तुम नहीं आओगी। यांका कहती है घूमकर, तुम खिड़की के पास क्यों चले आए? जी, मर्द लोग कितने बेवकूफ होते हो, मेरे पीछे खिड़की से झांकने की क्या जरूरत थी? जैकब, अच्छी बात है, तो मैं जा रहा हूँ। यांका, बिगड़ गई। यांका, बिगड़ गए? एक तो भूल करते हो और इस पर बिगड़ने लगते हो। हाय हाय, हाथ बढ़ाकर उसके बाल देती है। इतने बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह रूठे। वाह जी, कहो घड़ी लग गई। सहसा जैकब का चेहरा जो है खिल उठता है। अब तो तुम भी घड़ी साज बन गए, क्या तुम्हें भी मिलेगा? जैकब, क्या मालूम। यांका, लो जी, यह भी इनाम के ख्वाब देखने लगे। तुमने किया ही क्या है? बापू कहते थे हथौड़ी पकड़ा दो तो तुम हथौड़ी पकड़ा देते थे, और बापू कहते थे वह पुर्जा पकड़ा दो तो तुम पुर्जा पकड़ा देते थे। इसी घड़ी बनाना थोड़ी ना कहते हैं। जैकब ने कहा, मैं घड़ी का एक एक पुर्जा जानता हूँ, तुम समझती क्या हो? यांका, बड़ी उत्सुकता से, क्या सचमुच घड़ी बजती है? तो संत दर्शन देते हैं और मुर्ग पंख फड़फड़ाते हुए बांग देते हैं। जैकब, हाँ तो। यांका, और माँ मुझे जाने भी नहीं देती। जैकब, 5 संत हैं, खिड़की में बाईं ओर से आते हैं और दाईं ओर को चले जाते हैं। किसी ने हरे रंग का लबादा पहना है तो किसी ने लाल रंग का। बड़े अच्छे लगते हैं। यांका कहती है, तुम जानते हो, बापू ने यह घड़ी मेरे लिए बनाई है। जब मैं छोटी थी तो मुझसे कहा करते थे कि यह घड़ी तो मैं अपनी बिटिया रानी के लिए बना रहा हूँ। उत्सुकता से, क्या लोगों ने घड़ी देखी है? वे क्या कहते हैं? तुमने कुछ सुना है? जैकब कहता है, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। यांका, क्या यह सचमुच हमेशा चलती रहेगी? जैकब, और क्या, इस घड़ी ने से नगर का काम बंद जाएगा। सुबह के वक्त जब घड़ी बजेगी तो नगर के रास्ते खोल दिए जाएंगे। घड़ी बजेगी तो पुल पर संतरियों को खबर मिल जाएगी, कुछ वे पुल को खोल देंगे। घड़ी की आवाज़ सुनकर लोग गिरजे में आ जाया करेंगे। जब शाम होगी और घड़ी 14 बार बजाई जाएगी तो जैकब घड़ी के पीछे यांका की राह देखा करेगा। यांका चाह कर, और जैकब वहीं खड़ा रह जाएगा। घड़ी पर 15 बजेंगे, फिर 16 बजेंगे। यांका कहीं नहीं जाएगी। कहीं नहीं आएगी।
तब गली में से आवाज आती है वापिस, हानूश, यही हानूश का घर है ना? अरे सूरत तो दिखाओ, सूरत तो देखें तुम्हारी। दूसरी आवाज आती है, इस वक्त घर पर थोड़े ही होगा, नगर पालिका में गया होगा। पहली आवाज, जुग जुग जियो हानूश, नगर को 4 चांद लगा दिए। फूलों का गुलदस्ता फेंकता है। पिछले दरवाजे में से हानूश कमरबंद बांधता हुआ अंदर आता है। कुछ कुछ थका हुआ लग रहा है। दाढ़ी के बहुत से बाल सफेद हो चुके हैं। पीछे पीछे सुई धागा लिए कात्या व्यस्त सी चली आ रही है। वह भी अब थकी सी 1.5 उम्र की स्त्री लग रही है। हानूश फूलों का गुलदस्ता उठाकर खिड़की के पास चला जाता है। गली में खड़े 3-4 व्यक्ति तालियां बजाते हैं। हानूश हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता है, गुलदस्ता उठा लेता है। आवाज, आफरीन हानूश, कमाल कर दिया, मुबारक हो। दूसरी आवाज, यह तुमने कैसे बनाई हानूश? हानूश, बना दी दोस्तों, जैसे तैसे बन गई। आवाज, अब यह सारा वक्त चलती रहेगी। हानूश, खुदा ने चाहा तो चलती रहेगी। पीछे खड़ी कात्या छाती पर सलीब का निशान बनाती है। जैकब की और मुखादिब होती है। घड़ी के पीछे वाली दीवार पूरी की पूरी चुन दी गई है। जैकब जी, चुन दी गई है। पिछले दरवाजे को ताला भी लगा दिया गया है। हानूश, तुम घर क्यों चले आए? वहीं पर रहते तो बेहतर था जैकब। औजारों का बक्सा लेने आया हूँ। मैंने सोचा इसे वहीं घड़ी के पास रख देना ठीक होगा। हानूश, तुम वहीं पर पहुंचो, हम में से एक आदमी वहां होना जरूरी है। जैकब औजारों का थैला उठाकर बाहर चला जाता है। हंसकर मांगे हुए कपड़े पहनने में ही यही नुकसान होता है कि जगह जगह से उन्हें ठीक बैठाना पड़ता है। कात्या, हानूश के चुगे में सीवन ठीक कर रही है। कात्या, भगवान चाहेंगे तो वह अब तुम्हें अपने कपड़े भी नसीब हो जाएंगे। हानूश, कैसा है बिटिया, अच्छा है ना? यांका कहती है, बहुत अच्छा है। हानूश कहता है, बढ़िया कपड़ों की अपनी ही शान है। ऐंठ घूमता है और आईने में अपना अक्स देखता है। मैं अब समझ सकता हूँ कि दरबारी लोग क्यों ऐंठ ऐंठ कर चलते हैं, क्योंकि उन्हें बढ़िया कपड़े पहन रखे होते हैं। कात्या कहती है, नहीं जी, क्योंकि वे दरबारी होते हैं। हानूश, और क्यों उन्होंने अपने घरों में बड़े बड़े आईने लगा रखे हैं, ताकि उनमें आते जाते भी अपनी पोशाक देख सके। वाह क्या खूब है, क्या हुसाक साहिब, लोगों से कहते तो नहीं फिरेंगे कि मेरा चुगा हानूश ने पहन रखा है। कात्या कहती है, कहते हैं तो कहने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हानूश, नहीं जी, इसमें बड़ी भद होती है। शिष्का सुना रहा था कि एक बार एक आदमी की पोशाक पहनकर नगर पालिका में गया। वहां पहुंचा तो वही आदमी वहां लोगों से घिरा पड़ा खड़ा था। शिष्का को देखते ही चिल्लाया, देखना, शिष्का घुटने पर घुटना रखकर नहीं बैठना, सीवन फट जाएगी। कात्या, शिष्का ने क्या कहा? तो हानूश कहता है, शिष्का क्या कहता? बेवकूफों की तरह खड़ा मुस्कुराता रहा। कात्या, तुम भी बेवकूफों की तरह मुस्कुरा देना। हानूश, और क्या, तुमने तो हमेशा बाद में सूझता है क्या कहना चाहिए था, उस वक्त तो सूझता ही नहीं। हाजिर जवाबी भी बहुत बड़ा गुण है। कात्या, जूते कौन से पहनकर जाओगे? हानूश, यही जो पहन रखे हैं। कात्या, ये जूते पहन कर जाओगे? मैं नाक कटवाओगे? कल जूतों का इंतजाम क्यों नहीं किया? मैं कहती नहीं थी? हानूश, जानती तो हो कि महीने भर से मरने की फुर्सत नहीं थी। मीनार की एक पूरी की पूरी दीवार तोड़नी पड़ी थी, फिर उसमें घड़ी जोड़ना लगाना। कात्या, और लोग भी तो थे, क्यों वे काम पूरा नहीं कर सकते थे? हानूश, वे क्या करते? घड़ी मैंने बनाई है या किसी दूसरे ने? क्या सब काम मिस्त्री और मजदूरों का छोड़ देता और खुद अपने लिए जूते ढूंढता फिरता? कात्या, ये जूते पहनकर तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी यांका से। यांका, भागकर पादरी चाचा के घर जाओ और उनसे कोई बढ़िया से जूते लेकर आओ। यांका, भागकर पादरी चाचा के घर जाओ और उनसे कोई बढ़िया से जूते जोड़ा मांग कर लाओ, जल्दी करो। यांका जाती है। माँ। यांका का प्रस्थान। हानूश कमरे में ऊपर नीचे शान से टहलती हुई, वाह अब ठीक है, अब चलने में भी मजा आ रहा है। ऐसे कपड़े पहने हो तो गली में पैदल चलना भी हिमाकत है। यह पोशाक तो घोड़ा गाड़ी के लिए बनी है। अब पता चला कि दरबारी लोग क्यों घोड़ा गाड़ियों में बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने बढ़िया पोशाक पहन रखी होती है। हम भी मोहल्ले में घोड़ा गाड़ी में बैठकर निकले, जरा रुआ गाठे। वाह, सामने से शिष्का आ रहा है तो कहे, क्यों भाई शिष्का,
आज पैदल ही टांगे घसीट रहे हो? कात्या, मोहल्ले में तो अपने ही गरीब लोग रहते हैं, उन पर क्या रुआब गाठोगे? हानुश, अरे हंसी मजाक है, रुआब कौन गाट रहा है? कात्या, तुम तो हंसी मजाक में कहोगे, वे लोग समझेंगे ऐंठ रहा है। यह अच्छा नहीं, भगवान से डरते रहना चाहिए। सारा वक्त कात्या उसकी पोशाक ठीक करती रहती है। हानुश, ऐठ कौन रहा है? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कात्या, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मोहल्ले वाले तो हमारे अपने हैं, सुख दुख में सुख दुख में हमारा हाथ बटाते हैं, और फिर कामयाबी का सेहरा तो सॉरी हमारा हाथ बटाते हैं, और फिर कामयाबी का सेहरा तो तुम्हारे सिर लगा है। वे लोग तो वैसे के वैसे गरीब हैं, उनसे क्या मजाक। तब हानुश कहते हैं कि भगवान बचाए इन धार्मिक औरतों से। आज के दिन सुबह से अब तक कितनी बार प्रार्थना कर चुकी हो? कात्या, आज ही क्यों, मैं तो सारा वक्त प्रार्थना करती रहती हूँ, इसी से तो भगवान ने आज हमें ये दिन दिखाए हैं। हानुश, सच? कात्या, सच नहीं तो और क्या। तो हानुश कहते हैं कि कात्या, 3 बार तो तुम घड़ी की कमानियां तोड़ चुकी हो, 2 बार सारा सामान खिड़की में से बाहर फेंक चुकी हो, कुछ नहीं तो 6 बार मुझे पीट चुकी हो, फिर भी कहती हो कि आज तुम्हारी प्रार्थना कबूल हुई है। कात्या, कमानियां तोड़ना दूसरी बात है, मैं दिल से तो यही चाहती थी कि तुम्हें कामयाबी मिले, भगवान से भी यही मांगती हूँ मांगती थी। हानुश, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाए न कात्या, मुझसे किसी को सुख नहीं मिला। कात्या, तुमने खुद कौन से सुख पाया है? दिन रात मेहनत की है, सारी जवानी इसी में खपा दी, तुमने किसी को कोई दुख नहीं दिया, ऐसा कुछ मत कहो। आज का दिन सबके लिए बहुत बड़ा मुबारक का दिन है। हानुश धीमी आवाज में, मेरी इस कामयाबी के पीछे तुम्हारी कुर्बानी है। हर काम के पीछे किसी औरत की प्रार्थना होती है, उसकी कुर्बानी होती है, इसकी प्रेरणा होती है। कात्या कहती है, यह काम तुम्हारी जी तोड़ मेहनत से पूरा हुआ है। दूर हानुस की घड़ी सहसा बज उठती है। उसकी आवाज से पहले दोनों विस्मित होते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं, एक दूसरे की बगल गिर होते हैं। हाय, इसकी आवाज कैसे गूंजती है, घर में बजा करती थी तो इसका आवाज ऐसी नहीं थी। हानुश, जेकब पहुंच गया होगा, यह बहुत अच्छा हुआ न, महाराज के आने से पहले घड़ी चालू हो गई। कात्या, महाराज ने उसकी आवाज सुनी होगी, हाय उन्हें कैसी लगी होगी, महाराज को तुम पर कितना गर्व हुआ होगा। देव प्रतिमा की ओर घूम जाती है, छाती पर सलीब का निशान बनाती हैं, फिर सिर ढककर देव प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े नतमस्तक खड़ी रहती है। बाहर गली के भागते कदमों का शोर होता है। आवाज आती है, तुमने सुना, यह घड़ी की आवाज है, हानुश की घड़ी नगर पालिका पर लगाई गई, यह उसी की आवाज है, हानुश कुफल साज ने बनाई है, मैं घड़ी को देखने जा रहा हूँ, तुम उसे देख आए। आवाज, हाँ, जितनी देर तक मैं वहाँ खड़ा रहा तब तक तो बजी नहीं, वहां से लौटा तो सुसरी बजने लगी। पहली आवाज वापस, बहुत बड़ी है, नीचे एक गोल चक्कर है जिसमें सुइयां घूमती है। दूसरी आवाज, आज तो मैं दिन भर चौक में ही रहूंगा, देखें कितनी बार बजती है, आज वहां महाराज आने वाले हैं। आवाज एक, सुना है पहले घड़ी को गिरजे पर लगाने जा रहे थे, गिरजे पर घड़ी का क्या काम। आवाज, दूसरी आवाज कहती है कि गिरजे के बाहर खड़ी घड़ी लगी होगी तो अंदर कौन जाएगा, लोग बाहर खड़े घड़ी को ही देखेंगे या अंदर इबादत करेंगे। एक और गुलदस्ता अंदर आकर गिरता है, हानुश उसे उठाकर खिड़की के पास जाता है, लोगों का अभिवादन करता है, तालियों की आवाज आती है। आवाज एक कहती है, खुश रहो हानुश, वाह, जुग जुग जियो। दरवाजे में से यांका भागती हुई अंदर आती है, यांका के हाथ में बहुत से फूल हैं, दूसरे हाथ में चमचमाते हुए जूतों का जोड़ा है। यांका, ओह बापू, तुम लोगों ने घड़ी को सुना, यहाँ आवाज आई थी, देखो बापू, ये फूल लोगों से ने मुझे दिए, जिस किसी को पता चला कि हानुश की बेटी है, फूल लाकर भेंट किए माँ से। तुम नहीं जानते माँ, कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, सभी लोग घड़ी देखने जा रहे हैं। जब घड़ी बजी तो मैं गली में थी, ऊपर से नीचे तक मेरे बदन में झरझरी हुई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरा तो रोना निकल गया। मैं खड़ी खड़ी ही टन टन सुनती जाती और रोती जाती। यांका की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं और माँ से बगलगिर हो जाती है और आंसू पहुँचती हैं और हंसती हैं। माँ, क्या घड़ी की आवाज़ सचमुच वहाँ तक पहुँच
पहुंची थी। कात्या, हाँ तो साफ सुनाई दे रही थी। यांका, मेरे सामने जो लोग चले जा रहे थे झट से ठिठक कर खड़े हो गए। मेरे नजदीक एक औरत प्रार्थना के शब्द बुदबुदाने लगी और बार बार छाती पर सलीब का निशान बनाने लगी। जब घड़ी बज चुकी तो लोग सहसा ऊंचा ऊंचा बोलने लगे और एक दूसरे से बगलगीर होने लगे। हाय, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब घड़ी बजी तो मैं घर की ओर भागने लगी। मैंने कहा भागकर जाऊं और आपको बताऊं कि घड़ी बज रही है। मुझे क्या मालूम कि उसकी आवाज यहाँ तक पहुंचेगी। हानुश नए जूते पहनते हुए, वाह बहुत अच्छे जूते हैं। जूता पादरी का, लबादा व्यापारी का। हंसता है और दरवाजे पर दस्तक देता है तो दो आदमी कंधे पर बियर के दो कैग उठाए दहलीज पर खड़े हैं। एक हानुश कुफले सास का घर है और कात्या जी कहिए क्या बात है। हानुश दूसरा कहता है शहर के कुफले साजों ने बियर का कनस्तर भेजा है। एक और नगरपालिका की ओर से कहाँ रखें, एक और कोने में रख देते हैं। कात्या, आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, आप भी आइए। एक एक गिलास तो हमें अभी पिला दो बहन, बियर का क्या भरोसा बाद में मिले नहीं। कात्या, पियो पियो। गिलास लाकर कनस्तर को खोलने लगती है। एक कहता है लेकिन इसे क्यों खोलती हो, इसे जश्न के वक्त खोलना। कात्या कहती है एक ही बात है, तुम पियो। एक कहता है क्या घर में बियर नहीं। इधर उधर देखता है घर की गरीबी का भास ले पाकर। नहीं नहीं, हम बाद में पियेंगे, कि ऐसा भी क्या जल्दी है। कात्या, नहीं नहीं, तुम पी कर जाओगे। दो गिलास भर देती हैं। दोनों व्यक्ति स्टूल पर बैठ जाते हैं। एक, हमने घड़ी तो घड़ी नहीं देखी, झूठ क्यों कहते कहें, मगर जो मिलता है तुम्हारा ही नाम लेता है। दूसरा, तुमने नहीं देखी, हम तो देख पाए। एक बात बताओ हानुश भाई, इसके अंदर बैठा आदमी तो बैठा बैठा थक जाता होगा। हानुस, इसके अंदर कोई नहीं है, सभी यही पूछते हैं। दूसरा, अंदर कोई नहीं तो यह बस्ती कैसे है। हानुस, हमने बाग अपने आप बस्ती है। दूसरा, हमें बेवकूफ मत बनाओ दोस्त, हम सब जानते हैं इसके अंदर आदमी बैठा है। दिन भर वहां बैठा रहता है होगा, रात को सरक जाता होगा, यही है ना। हानुस, इसके अंदर कमानियां लगी हैं जो एक बार चला दो तो अपने आप चलती रहती है। दूसरा, यह किस्सा किस दूसरे को सुनाना। मेरा चाचा गिरजे का घड़ियाल बजाता है, वह रस्सी खींचता है तो घड़ियाल बजता है, रस्सी खींचना बंद कर दे तो घड़ियाल बंद हो जाता है। एक बता दो, ऐसी बात तो छिपाना नहीं चाहिए, बाद में लोगों को पता चलता है तो बड़ी मदद भद्द होती है। दूसरा, बियर की आखिरी घूंट पड़ता है। अच्छा, तुम यही नहीं बताओ तो तुम खुश रहो, सलामत रहो, तुम्हारी घड़ी चलती रहे, युग युग तुम्हारा नाम हो। अच्छा बहन, खुदा हाफिज। प्रस्थान करता है। कात्या, दरबार के बाद लगता है बहुत लोग आएंगे। यांका, मैं सोचती हूँ पड़ोसियों के घर से कुछ बर्तन ले आते तो अच्छा होता। यांका, मैं अभी जाकर ले आती हूँ माँ। यांका पीछे दरमेज की ओर चली जाती है। कात्या, मैं सोचती हूँ अब बेटी की शादी भी कर दें। हानुश मुस्कुरा कर, सुन बिटिया, तेरी माँ यह कहती है कि यह यांका की शादी भी करा दो। मैं तो कहूँगा आज ही कर दो, मुझे नए कपड़े भी नहीं बनवाने पड़ेंगे, इन्हीं कपड़ों में दरबार भी हो जाएगा और बेटी का ब्याह भी हो जाएगा। यांका शर्मा जाती है। हानुश, तुम्हें जेकब पसंद है ना। या कात्या, क्यों, दुनिया में और सब लड़के मर गए हैं। हानुश, जेकब में क्या बुराई है। कात्या लंबी सांस खींचकर, वह भी घड़ी बनाएगा, मेरी बेटी को भूखों मारेगा। हानुश हंसकर, अब वह नए सिरे से तो नहीं बनाएगा ना। जिस घड़ी पर मुझे 17 साल लग गए, अब वह 2-3 महीने में बन सकती है। अहम बात घड़ी बनाना नहीं है, घड़ी का भेद जानना है। एक बार भेद का पता चल जाए तो घड़ी बनाना आसान हो जाएगा। कात्या, तुम भी पहले भेद ही जान लेते। हानुश हंसकर, जब तक घड़ी बनाओ नहीं भेद का पता कैसे चलेगा। कात्या, अब भेद का पता चल गया। हानुश, हाँ। कात्या, तो अब और घड़ियां बनाओगे। हानुश, क्या क्या जानू कात्या, अभी तो मैं बैठकर बियर पीना चाहता हूँ और खिली धूप में घूमना चाहता हूँ, दोस्तों के साथ बतियाना चाहता हूँ, या फिर कुछ दिन ताले बनाना चाहता हूँ। कात्या, तुम अजीब आदमी हो, जब ताले बनाने का वक्त था तब तुम घड़ी बनाते थे, जब घड़ियां बनाने का वक्त आया तो तुम ताले बनाना चाहते हो। यहाँ का आप लोग तो जेकब की बात पर कर रहे थे ना। यह क्या ले बैठे। हानुश हंसकर, तुम चाहती हो हम जेकब की ही बातें करते रहें। वह बड़ा नालायक, कुंद, जहन, खर दिमाग लड़का है, न सूरत न सीरत, न जाने कहाँ से आ टपका, उससे जान आजिज आ गई है।
कात्या, ब्याह करने के लिए लड़कियां उतावली नहीं होती, उतावली तो लड़कों को होना चाहिए। यंका, मैं माँ, तुम बापू से ब्याह करने के लिए उतावली नहीं थी? कात्या, मैं क्यों उतावली होने लगी? दिन में मेरे घर के 10-10 चक्कर काटता था, कभी एक बार मिलती थी, कभी वह भी नहीं मिलती थी। हानुश, मिलती नहीं थी, लेकिन खिड़की में से सारा वक्त मुझे देखती रहती थी। कात्या, कौन देखता रहता था? अपनी सूरत तो देखो। एमिल का प्रवेश, दोस्त प्रवेश करता है। एमिल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। हानुश, बस तैयार ही समझो, मैं घबरा रहा हूँ यार, मुझे दरबार के अदब कायदे कुछ भी मालूम नहीं। एमिल, घबराने की क्या बात है, सीधे पांत में जाकर खड़े हो जाना। जिस तरह और दरबारी झुक झुक कर आदाब लाएंगे, वैसे ही तुम भी बजा देना, जब यह कोई मुश्किल बात नहीं है। कात्या, क्यों, अदब कायदा क्या छोटी बात है? सब लोगों की नजरें तो हानुश पर होगी, अगर इनसे भूल हो गई तो क्या बुरा नहीं लगेगा? एमिल, यह जन्म का दरबारी थोड़ी ही है। कात्या, तुम तो हर बात में अपने पद चलाओगे। एमिल, कात्या, यह ज्यादा जरूरी नहीं कि हानुश झुके, कैसे और आदाब कैसे बजा लाए, ज्यादा जरूरी है कि महाराज के सवालों का जवाब क्या दे। कात्या, हमारा क्या अंदाता है? महाराज हमारे अंदाता है, वह जो सवाल पूछे उसका ठीक ठीक जवाब दे देना। एमिल, महाराज घड़ी के बारे में पूछेंगे और क्या, जो मन में आया कह देना, वह कौन सा समझ पाएंगे। कात्या, महाराज के बारे में ऐसा नहीं बोलते, तुम हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। एमिल, तुम महाराज की तारीफ करना, सभी राजा लोग तारीफ के भूखे होते हैं। अगर उन्होंने पूछा कि यह घड़ी तुमने क्यों बनाई है, तो तुम क्या जवाब दोगे? हानुश, बताओ क्या कहूँ? एमिल, तुम कहना हुजूर की खुशी के लिए, हुजूर के राज्य की शान बढ़ाने के लिए, राजधानी की रौनक बढ़ाने के लिए। हानुश, ठीक है, यही कहूंगा। एमिल, अगर महाराज पूछे तुमने ये घड़ी नगरपालिका वालों को क्यों दे दी, तो क्या कहोगे? हानुश, ये टेढ़ा सवाल है, मैं कहूंगा हुजूर जहाँपना, नगरपालिका वालों ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, यदि आड़े वक्त उन्होंने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अभी कभी इस काम को पूरा नहीं कर पाता। कात्या, इस जवाब से गिरजे वाले बिगड़ेंगे नहीं। एमिल से, तुम तो कहते हो लाट पादरी नगरपालिका वालों से नाराज हैं। हानुश से, तुम बस हाथ बांधे खड़े रहना, अपने मुंह से कुछ नहीं कहना, न नगरपालिका के हक में कुछ कहो, न गिरजे वालों के। नगरपालिका और गिरजे के झगड़े में क्यों पड़े? पादरी, भाई का प्रवेश। पादरी, मुबारक हो हानुश, बगलगीर होते हुए। मुबारक हो कात्या, मैंने घड़ी देखी है, तुमने शहर को 4 चांद लगा दिए, आज बड़ा मुबारक दिन है। घड़ी दीवार में बड़ी सुंदर लग रही है, पर इतनी नीची क्यों लगाई हानुश, इसे थोड़ा ऊंचा लगाना चाहिए था। हानुश, नहीं भाईजान, ऊंची होती तो नक्षत्रों के नाम नहीं पड़े जाते। पादरी, अब यह सारा वक्त अपने आप चलती रहेगी। हानुश, चलते तो रहना चाहिए, मगर क्या मालूम नुक्स भी पैदा हो सकता है, आखिर इंसान के हाथ की बनी चीज है। पादरी सिर हिलाता है कि फिर स्नेह से भाई के कंधे पर हाथ रखता है, क्षण भर बाद जेब में से एक गुत्थी निकालकर कात्या की ओर बढ़ाता है। यह लो कात्या, कुछ पैसे हैं, आज तुम्हारे घर मेहमान लोग आएंगे, हाथ तंग नहीं रखना। कात्या, आपका आपका किया हम कैसे उतारेंगे, ले लेती हैं। हानुश, बैठिए ना, आप बड़े थके थके लग रहे हैं, क्या बात है? पादरी, बात क्या होगी, यही रोज के झगड़े, जब से तुमने घड़ी बनाई है पादरियों के बीच बहसें चल रही है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तरह तरह की बातें चल रही है। तुमने घड़ी तो बनाई, मगर माफ करना, इन नए नए आविष्कारों में यह बहुत बड़ी बुराई है कि इनमें से मन की अशांति बढ़ती है, झगड़े उठ खड़े होते हैं। और तुमने घड़ी नहीं बनाई होती तो आज के दिन इस वक्त लोग गिरजे में बैठे रहते होते। आज गिरजे में कुछ एक बूढ़ों को छोड़कर कोई नहीं आया। गली के छोट घोड़ों के टापों की आवाज यांका लपक कर खिड़की की ओर जाती है। कात्या, क्या है बेटी? यांका कचहक कर, बड़ी सजी धजी घोड़ा गाड़ी आ रही है। एमिल, तुम्हारे लिए भी भेजी गई होगी। हानुश, हानुश, पागल हो गए हो, मेरे लिए घोड़ा गाड़ी कौन भेजेगा? क्यों भेजेगा, भेजी जाएगी। यांका, हाय कितनी सुंदर है, पीछे 2 चौबदार खड़े हैं वर्दियां पहने हुए। बापू, क्या तुम इस पर बैठ कर जाओगे? माँ, नगर पालिका ने बापू के लिए गाड़ी भेजी है, इसी तरफ आ रही है। पादरी, नगर पालिका के वालों के हौसले बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बातों में मनमानी करने लगे, उन्होंने तुम्हारी मदद क्या की, घड़ी के मालिक ही बन गए हैं। बिना किसी से पूछे नगर पालिका ने घड़ी लगा दी है। इतना ही नहीं, आइंदा के लिए घड़ियों के लिए सौदे तय करते फिरते हैं। हानुश से, अगर महाराज तुमसे पूछे तो तुम क्या कहना, हुजूर मुझे इन बातों का कोई इल्म नहीं, आप जैसा फरमाएंगे मैं वैसा ही करूंगा।
हानुश, यही कहूँगा बड़े भाई, यही कहूँगा। यांका, हाय बापू, घोड़ा गाड़ी यहाँ पर आकर रुक गई, ऐन हमारे घर के सामने। पादरी, तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसके लाट पादरी नाराज हो जाते हैं। हो। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज। यांका, कोई आ रहा है। घोड़ा गाड़ी में से ही एक आदमी निकलकर आ रहा है, मोटी सी छड़ी हाथ में लिए है। छड़ी के साथ दरवाजे पर दस्तक। यांका आगे बढ़कर दरवाजा खोलती है। अधिकारी, हानुश, हानुश, कुफल साज यहीं पर रहता है। हानुश, जी मैं हूँ हानुश, मुझे ही हानुश कहते हैं। अधिकारी, तुम ही ने घड़ी बनाई है, मुबारक हो, मैं नगरपालिका की तरफ से तुम्हें लेने आया हूँ। पादरी एमिल और कात्या का अभिवादन करने के बाद आसपास देखकर बादशाह सलामत की नज़र हुई तो तुम्हारी यह मुफलिसी खत्म हो जाएगी। मैं अपने बेटों से कहा करता हूँ कि मेहनत करना गरीबों से सीखो, गरीब लोग मेहनत करना जानते हैं। हानुश, आपकी दया। अधिकारी, जिंदगी में जितना आराम बढ़ता जाएगा उतने ही सुख कम होता जाएगा, क्योंकि मेहनत कम होती है। हानुश, बेशक। अधिकारी, तो तुम तैयार हो? हानुश, जी मैं तैयार हूँ, मैं हाजिर हूँ। एमिल हानुश से, जो कुछ मैंने कहा ध्यान में रखना, सोच समझ कर जवाब देना। पादरी, घबराना नहीं हानुश, मैं भी वहाँ रहूँगा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कात्या, तुम कुछ मत मांगना, जो महाराज दे वही बहुत है। हमारी हालत उनसे छिपी नहीं है। अधिकारी आगे आगे जाते हैं और हानुश पीछे, एमिल पादरी बाहर आते हैं। प्रस्थान। यांका खिड़की में से देखकर, नीचे भीड़ इकट्ठी हो गई है, लोग बापू को देखने के लिए खड़े हैं, गाड़ी को घेर कर खड़े हैं। हाय कितना अच्छा लगता है, मैं भी नीचे जाऊंगी। कात्या कमरे के बीचों बीच खड़ी रहती है, फिर घूमकर देव प्रतिमा के सामने जाकर सिर नवाती है, छाती पर सलीब का निशान बनाती है। नीचे से तालियां पीटने की आवाज आती है, बाहर से चलते पहियों की आवाज आने लगती है, पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके अंदर जो दूसरा अंक था उसका दूसरा दृश्य जो है वो पूर्ण होता है। अब आगे हम देखते हैं तीसरे दृश्य में क्या है। नगरपालिका का हॉल कमरा इसे हम द्वितीय अंक में पहले दृश्य में देख चुके हैं, केवल इसकी सज धज पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। अलग अलग दस्तकार संपों के चिन्ह चित्र, पीछे खड़ी बड़ी खिड़कियों में से नगर का दृश्य है, दूर बड़े गिरजे की मीनार, छतें, सुनहरी धूप, समारोह का सा वातावरण। दो एक एक करके नगरपालिका के सदस्य इकट्ठे हो रहे हैं, जगह जगह चौकीदार, कारिंदे, संयोजक व्यस्त हैं। नगरपालिका के सदस्यों में से बहुत से ऐसे हैं जिनसे हम द्वितीय अंक के पहले दृश्य में मिल चुके हैं। नगरपालिका के अध्यक्ष हुसाक बगल में बहुत से कागज दबाए हुए जान के साथ बात करता हुआ दाखिल हुआ। हुसाक कहते हैं जो नगरपालिका के अध्यक्ष है, तो वह भी हम संभाल लेंगे, इनमें भी इंतजाम हो इसका भी इंतजाम हो जाएगा। ठीक ढंग से काम किया जाए तो रास्ता निकल जाता है, व्यापारी के लिए क्या मुश्किल है। सियाने कहते हैं मुट्ठी भर मिट्टी की भी उठानी हो तो बड़े ढेर में से उठाओ, छोटे में से नहीं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो उस समय बात जो चल रही थी, घड़ी कहाँ लगाई जाए, नगर पालिका में लगाना मुश्किल है, लेकिन वह काम जो है उनके पक्ष में हो जाता है, तो उसी की बात जो है यहाँ पे हुसाक कर रहे हैं। जान कहता है मैं तो कहूँगा तुम महसूल चुंगी की भी बात आज ही उठाओ, हम इसमें देरी नहीं करो। क्या कहते हो? हुसाक कहते हैं नहीं, आज नहीं, इसके लिए थोड़े दिन रुक जाना चाहिए, ठीक होगा। आज सिर्फ इतना कहो कि शहर में दाखिले की चुंगी बढ़ा दी जाए, बस इतना ही काफ़ी है। मतलब बादशाह से ये बातें की जाएगी। जान कहते हैं जब से घड़ी की खबर फैली है लोग दूर दूर से आने लगे हैं, आज कुछ नहीं तो 1000 आदमी बाहर आए हैं। हुसाक उपाध्यक्ष जॉर्ज से कहते हैं, जॉर्ज जो है उसके उपाध्यक्ष है, सब इंतजाम ठीक हो गया जॉर्ज? हाँ। हुसाक, हानुश कुफल साज के लिए गाड़ी भेज दी? जॉर्ज कहता है सुबह ही भिजवा दी थी। पीछे की ओर नीचे आवाजें ताली आ रही है। हुसाक कहते हैं बादशाह सलामत आ गए हैं? घबरा कर चुगा ठीक करता है, नीचे आ जाने के लिए मुड़ता है, जल्दी नीचे पहुंचो। टाबर जो खिड़की के पास खड़ा है, नहीं नहीं महाराज नहीं, यह तो हानुश कुफल साज है। नीचे तालियां और शोर, बाहर भीड़ बहुत है। हुसाक जॉर्ज से कहता है जो दस्तकार रास्ते में महाराज का स्वागत करने के लिए खड़े किए हैं उनसे कह दिया ना कि महाराज के लौटते
लौटने तक वहीं खड़े रहे। यह नहीं हो कि भागकर इधर आ जाए या मुड़कर उसके घरों को चले जाए। बादशाह सलामत की सवारी के लौटने तक वहां पर खड़े रहे। जॉर्ज कहते हैं सब समझा दिया है। हुसा कहते हैं टाबर से दस्तकारों के नुमाइंदे पहुंच गए हैं। आप लोग इधर दीवार के साथ आकर खड़े हो जाए। दरख्वास्त टाबर पेश करेगा। हॉल का कमरा भरता जा रहा है। टाबर जल्दी से आकर बाकी 4 सदस्यों के आगे खड़ा हो जाता है। यों नहीं टाबर, तुम पास में इनके साथ खड़े हो जाओ, इनके आगे नहीं। जब मैं कहूँगा तब अपनी दरख्वास्त पेश करना। इससे पहले वहां खड़े हो वही खड़े रहो। हानुश का प्रवेश अंदर आते ही हॉल के कमरे की चकाचौंध में ठिठक कर एक और सिकुड़ कर खड़ा हो जाता है। अटपटा महसूस करने के बावजूद वह बड़ा आकर्षक और प्रभावशाली लग रहा है। बहुत से लोग उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हर एक को झुक झुक कर आदाब कर रहा है। हुसाक कहता है मंच पर से, महाराज अभी आने वाले हैं। अब सब भाई लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। मत भूलें कि महाराज पहली बार नगर पालिका में पधार रहे हैं। ऐसी कोई बात न हो कि जिससे वह बुरा माने और समझे। हम दस्तकार हैं, हाथ से काम करने वाले लोग हैं। हम दरबारी नहीं हैं, दरबार के कायदे कानून नहीं जानते हैं, मगर जो काम करेंगे ढंग से करेंगे। शैवचैक कहाँ है? शैवचैक अभी तक नहीं पहुंचा। तो जॉन कहता है दस्तकारों को इकट्ठा करने गया हुआ है। हुसा कहते हैं मगर यहाँ भी तो उसका रहना बहुत जरूरी है। नुमाइंदगी की दरख्वास्त उसे पेश करनी है। कोई अपनी जगह से नहीं हिले। जब महाराज आए तो सभी लोग एक साथ झुककर आदाब बजा लाए। कोई आदमी उस वक्त बोले नहीं, खांसे नहीं, छींक नहीं लगाए, मूंछों को ताव नहीं दे। सुन लिया जान, तुम्हारी यह आदत बहुत बुरी है कि या तो तौन पर हाथ फेरने लगते हो या मूंछ सहलाने लगते हो। बस इधर बहुत बुत की माफिक खड़े रहो। बस इधर बिल्कुल बुत की माफिक खड़े रहो। जॉर्ज कहता है महाराज कोई सवाल करे फिर भी बुत बना रहूं। जुफसा कहते हैं महाराज तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, पूछने के लिए मैं जो मौजूद हूँ। जॉर्ज कहते हैं बेहतर, शैवचैक का प्रवेश होता है। हुसाक कहते हैं तुम आगे शैवचैक, दरख्वास्त तैयार है। शैवचैक यह रही। हुसाक तुम भी इन्हीं के साथ खड़े हो जाओ, दरख्वास्त हाथ में रखो। जब वह महाराज तशरीफ रखें तब उस वक्त तुम लोग खड़े हो। जब मैं यों झुककर इशारा करूं तब उस वक्त बैठ जाओ। मगर ये 5 आदमी टाबर, शैवचैक और उसके साथी ज्यों के त्यों खड़े रहे। और उधर हानुश कुफलसाज किधर है? हानुश यह रहा मालिक। हुसाक तुम है वहां खड़ा होने को किसने कहा? वह तो महाराज के आने का रास्ता है। तुम इधर 5 दरख्वास्तियों के से थोड़ा हटकर खड़े हो जाओ। अब सब लोग कान खोलकर सुन लो। सबसे पहले मैं महाराज का स्वागत करूंगा, इसके बाद महसूल चुंगी का मसला टाबर पेश करेगा। टाबर अपनी दरख्वास्त आगे बढ़कर पेश करेगा। यह दूसरी दरख्वास्त दरबार में हम दस्तकारों की नुमाइंदगी की ताल्लुक रखती है। यह दरख्वास्त शैवचैक पेश करेगा। आखिर में हानुश कुफलसाज पेश होगा। अब याद रखो, पहले मैं, फिर टाबर, उसके बाद शैवचैक, फिर हानुश कुफलसाज। और हानुश कुफलसाज जो सवाल महाराज पूछे उनका ठीक ठीक जवाब दो। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो मेरी तरफ देखो, उस सवाल का जवाब मैं दूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है। इजलास खत्म हो जाए तो जब तक महाराज निकल जाए सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे अदब से। मैं और जान उन्हें नीचे तक छोड़ने जाएंगे। जॉर्ज तुम्हारे चले जाने पर भी सिर झुकाए खड़े रहे। हुसाक यह मजाक करने का वक्त नहीं है, मैंने कहा अपनी जगह से नहीं हिलो। जॉर्ज उस वक्त खांसी आ जाए तो क्या खांस सकते हैं? हुसाक बको मत। जॉर्ज हमें कैसे पता चलेगा कि महाराज चले गए? हुसाक उनकी गाड़ी के पहियों की आवाज से ही पता चल जाएगा। जॉर्ज कितना अच्छा हो अगर उस वक्त घड़ी बजने लगे। ऐसा कुछ इंतजाम करो, उससे अच्छा असर पड़ेगा, महाराज भी खुश होंगे। एक बार उनके पधारने पर बजे, दूसरी बार उसके विदा होने पर। हुसाक क्यों हानुश, क्या इस बात का बंदोबस्त हो सकता है? हानुश नहीं मालिक, घड़ी तो अपने वक्त पर ही बजेगी। हुसाक वाह, ऐसी भी क्या बात है, तुम चाहो तो बच सकती है, तुम ही ने तो इसे बनाया है, दस्तकार के लिए क्या मुश्किल है। हानुश यह मशीन है मालिक,
जॉर्ज, हानुश ठीक कहता है, यह घड़ी है, घड़ियाल नहीं है कि जब चाह बजा दिया। हानुश, आप ऐसा कर सकते हैं कि महाराज जाए ही उस वक्त जब घड़ी बजने लगे वाली हो या बज रही हो। हुसाक, यह कैसे हो सकता है? क्या महाराज इस इंतजार में खड़े रहेंगे कि घड़ी बजे और वह जाए? वे घड़े खड़े खड़े तुम्हारी घड़ी को ताकेंगे। जॉर्ज पास आकर हुसाक के कान में कुछ कहता है और कहकर हट जाता है। हानू, हुसाक, जानता हूँ, मुझे मालूम है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए घूमकर, जॉर्ज, याद रहे महाराज के सामने मेरे कान में मत कुछ फुसफुसाना, यह तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। बात तू कोड़ी की करते हो और कान में आकर यूं फुसफुसाते हो जैसे किसी बगावत हो रही हो। तुम जैसे लोगों को तो आज बुलाना ही भी नहीं चाहिए था। जाते हुए सब अब इधर शोर नहीं हो और फिर से एक बार समझ लो, कोई खांसे नहीं, खंखारे नहीं, जमाई भी ना ले, छींके भी नहीं। अदब कायदे से अपनी जगह पर खड़े रहे, कोई किसी से फुसफुसाहट बात न करे। प्रस्थान, महाराज का प्रवेश, पीछे पीछे मंत्री, लाट पादरी, दो एक अंगरक्षक आदि। महाराज, किधर है वह आदमी जिसने घड़ी बनाई? हानुश आगे बढ़कर आदाब बजा लेता है और हॉल में सन्नाटा, सभी लोग खड़े हैं। हानुश, हुजूर। महाराज, कौन हो तुम? हानुश, हुजूर, हानुश नाम है कुफलसाज का। महाराज, तुमने यह घड़ी बनाई है? हानुश, हुजूर। महाराज, तुम्हारी घड़ी बजती क्यों नहीं? हम देर तक नीचे खड़े रहे पर इंतजार में कि अब बजेगी, कब बजेगी? हानुश, हुजूर, इसके वक्त पर बजेगी, अब जल्दी ही बजा चाहती हैं। महाराज, अपने वक्त पर बजेगी, हमारे वक्त पर नहीं बजेगी। हंसते हैं, बड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? हानुश, हुजूर, आप ही का बंदा हूँ। लाट पादरी, हमारे गिरजे के एक पादरी का भाई है। महाराज सिर हिलाते हैं। महाराज, हम तुमसे बहुत खुश है, तुम बड़े होशियार आदमी हो। यह हुनर तुमने कहाँ से सीखा? हानुश, हुजूर, बचपन में मैंने सुना था कि किसी देश में गिरजे में एक घड़ी लगी है, वैसी ही घड़ी बनाने की ख्वाहिश मेरे दिल में उठी। महाराज, सीखा कहाँ से? हानुश, हुजूर, बहुत लोगों ने मेरी मदद की। यहाँ यूनिवर्सिटी में एक बड़े हिसाबदान हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। शहर के लोहारों ने सामान बना कर मेरी बड़ी मदद की है। नगर पालिका वालों ने मदद की है। महाराज, नगर पालिका वालों ने तुम्हारी क्या मदद की? हानुश, हुजूर, मैं बड़ा मुफलिस आदमी हूँ, घड़ी बनाना मेरे बूते की बात थी, कि बूते की बाहर की बात थी। सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, उन्होंने एक पुश्तैनी घर मेरे नाम कर दिया। फिर शहर के लोहार मेरी मदद करते रहे, मगर घड़ी बनाने में बरसों लग गए। हुजूर, पिछले 5 साल से नगर पालिका ने मेरी मदद की है, वे मुझे वजीफा देते रहे। महाराज, तुमने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? हानुश, हुजूर, अब घड़ी बन गई, यह सब आपकी ही दौलत है। हाँ महाराज, हमसे मांगते तो हम तुम्हारी मुंह मांगी मुराद पूरी करते। लाट पादरी महाराज के कान में कुछ कहता है। यह घड़ी ज्यादा अच्छी है या उस देश वाली घड़ी की? हानुश, मेरी घड़ी में नक्षत्र भी दिखाई दे गए हैं हुजूर। महाराज, दोनों में ज्यादा बड़ी कौन सी है, हमारी या वह? हानुश, हमारी घड़ी ज्यादा बड़ी है। महाराज, वह बहुत अच्छा। तुम्हें कितने दिन लग गए घड़ी बनाने में? हानुश, बहुत वक्त सर्फ हुआ मालिक, लगभग 17 वर्ष लग गए। महाराज, 17 साल, और हमें खबर तक नहीं हुई? घड़ी छिप कर बनाते रहे हो? हानुश, हुजूर, जब तक कोई चीज बनकर तैयार नहीं हो जाए तो मैं क्या दिखाऊं? मैं इतना काम कर जानता था कि खुद भी नहीं कर सकता था कि घड़ी कभी बनेगी या नहीं बनेगी। हानुश, नहीं हुजूर, बनेगी या नहीं बनेगी? हाँ, महाराज, अगर अब एक और घड़ी बनाना चाहो तो क्या उस पर 17 साल लगेंगे? हानुश, नहीं हुजूर, अब तो इसका भेद मालूम हो गया है, अब तो जल्द ही बन जाएगी। महाराज, दूसरी घड़ी कितनी देर में बनेगी? 2 साल में? 1 साल में? हानुश, कुछ कह नहीं सकता हुजूर, 1 साल में तो बन ही सकती है। महाराज, क्या वह इससे बेहतर होगी? हानुश, क्या कहूँ हुजूर, बेहतर भी हो सकती है। दूसरी बार घड़ी बनाते समय कोशिश तो यही रहती है कि पहली से बेहतर बने। महाराज, हाँ, मैं सिर हिलाते हैं। और नगरपालिका के अध्यक्ष से दूसरी घड़ी बनवाओगे तो वह कहाँ पर लगेगी? सभी चुप है। जॉर्ज की तरफ देखता है। हुसाक, जहाँ पर आप फरमाए हुजूर। महाराज, इस घड़ी को लगाते समय तो तुमने मुझसे पूछा नहीं, मुस्कुराते क्यों हो?
मुस्कुराता है। क्यों? तो फिर हुस्साक कहते हैं, हुजूर इसे आपके स्वागत के लिए यहाँ पर लगाया गया है ताकि आप इसे मीनार पर लगा देख सकें। हुजूर के हुक्म के मुताबिक जहाँ हुजूर की ख्वाहिश होगी वहाँ इसे लगाया जाएगा। महाराज, नहीं नहीं, हमने घड़ी का यहाँ पर लगाया जाना मंजूर किया है। यही मुनासिब है कि घड़ी नगरपालिका पर लगे। यह जगह शहर के बीचों बीच है, कारोबार का मरकज है। सैकड़ों लोग दूर दूर से यहाँ पर रोज आते हैं। इसका रहना भी यहीं पर मुनासिब है। टाबर कहते हैं प्रोत्साहित होकर, हुजूर एक इल्तिजा है। महाराज कहो। टाबर आगे बढ़कर, हुजूर घड़ी लग जाने से हमारे नगर में आने वाले यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए एक नया महसूल लगा दिया जाए तो बेहतर होगा। इससे मुल्क को बहुत ज्यादा फायदा होगा। महाराज स्वीकृति में सिर हिलाते हैं। महामंत्री को इशारा करते हैं, हम मानते हैं कि इस घड़ी को देखने बहुत लोग आएंगे, बल्कि जो लोग बड़े गिरजे की तीर्थ यात्रा पर आते हैं अब इस घड़ी को भी देखना चाहेंगे। हानूश की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर हुसाक से, तुम्हारी तजवीज पर गौर किया जाएगा। शैवचैक तनिक आगे बढ़कर, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। महाराज, तुम्हें कोई दरख्वास्त पेश करना है? शैवचैक पर्चा उठाए हुए आगे आता है। हुजूर। महाराज, क्या? शैवचैक, हुजूर आपकी दया से दस्तकारों सौदागरों का कारोबार बढ़ रहा है, दिसावर के साथ तिजारत भी बढ़ रही है। यह सब आपकी दया है। लेकिन दरबार में अभी तक सौदागरों दस्तकारों का एक भी नुमाइंदा नहीं है। महाराज, क्या मतलब? शैवचैक, हुजूर हिजारत की बदौलत देश की दौलत बढ़ रही है। अब जब आपके दरबार में हम हाजिर रह सकेंगे तो आपको हमारी ज़रूरतों का पता रहेगा। हम अपने महाराज के सामने हुसाक, हुजूर आप दस्तकारों की बदौलत देश मालामाल हो रहा है। हुजूर के दरबार में हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे तो आपको ही हमारे काम काज का इल्म रहेगा और हुजूर खुद हमारी तकलीफ़ों पर गौर फरमा सकेंगे। इस वक्त अपने महाराज तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन हो रहा है। महाराज सिर हिलाते हैं। लाट पादरी की ओर देखते हैं। बेशक इस तजवीज़ पर भी हम गौर करेंगे। महामंत्री उठकर महाराज के कान में कुछ कहता है। महाराज सिर हिलाते हैं। तुम कितने नुमाइंदे चाहते हो? कितने दस्तकार जमातों के नुमाइंदों को दरबार में रखा जाए? शैवचैक, कम से कम 8 नुमाइंदे हो हुजूर। हमारे यहाँ दस्तकारों की 16 जमातें हैं। दो जमातों के पीछे एक नुमाइंदा तो होना ही चाहिए। महाराज, गौर किया जाएगा। हुशाक, हुजूर क्या इसके लिए फिर दरख्वास्त करना होगा? महाराज, गौर किया जाएगा। तुम दस्तकार लोग अपने इतने उतावले क्यों हो रहे हो? नगर पालिका पर घड़ी लगाने में भी उतावले और अब दरबार में नुमाइंदगी के लिए भी उतावले। हर बात वक्त मांगती है। हम गौर करेंगे। सहसा क्रुद्ध हो उठते हैं। उसकी इजाज़त से तुमने यहाँ पर घड़ी किसकी इजाज़त से तुमने यहाँ पर घड़ी को लगा दिया है? हमें इसकी इत्तला तक नहीं दी। दस्तकार इससे हमसे छिपकर काम करने लगे हैं। यह हमारी रियासत है, यहाँ हमारा हुक्म चलता है। हमारी इजाज़त के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता। दस्तकार सर्कस हो रहे हैं और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। चुप्पी, सन्नाटा। दस्तकार गर्दन झुकाए खड़े हैं। हुसाक, जैसे महाराज फरमाएं। महाराज फिर हानूश की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अच्छा यह बताओ, यह घड़ी तुमने क्या सोचकर बनाई थी? हानूश, हुजूर बचपन से ही मुझे घड़ी बनाने का शौक था। हुजूर यह घड़ी मैंने बनाई है महाराज के राज्य की शान बढ़ाने के लिए, अपने महाराज की खुशी के लिए, महाराज के कदमों पर अपनी नाचीज इजाद भेंट करने के लिए, महाराज की इस राजधानी की रौनक बढ़ाने के लिए। महाराज खुश होकर मंत्री से कहते हैं कि हम खुश हुए। इसे 1000 सोने की मोहरें दे दी जाए। इसका महीना बांध दो और यह घड़ी की देखभाल करेगा। आज से यह इस आजाद आदमी का रुतबा एक दरबारी का रुतबा होगा। यह हमारे दरबार में बैठा करेगा। हुसाक से, लो तुम्हारे एक आदमी को दरबार में नुमाइंदगी मिल गई। हॉल में खुशी और हैरानी की हल्की हल्की आवाज़ें। हुसाक, हुजूर आपकी मेहरबानी से नगरपालिका पर घड़ी लग गई है। इससे देश को बड़ा लाभ होगा, हुजूर का नाम रोशन होगा। हुजूर। महाराज कहो, रुक क्यों गए? हुसाक, अगर हुजूर की इजाज़त हो तो नगरपालिका हानूश कुफ्र साज से एक और घड़ी तैयार करवाए जिसे हुजूर के महल पर लगाया जाए। महाराज, एक और घड़ी? किस लिए? तुम एक और घड़ी भी बनाना चाहते हो?
तुम कहते हो इस एक घड़ी पर तुम्हारे 17 बरस लग गए। हानुश, हुजूर, एक बार भेद मालूम हो जाए तो दूसरी घड़ी बनाने में देर नहीं लगेगी। महाराज, कितनी देर में दूसरी घड़ी बना लोगे? हानुश, क्या कहूँ हुजूर, 2-1 बरस में भी बन सकती है, शायद जल्दी भी बन जाए। महाराज, वह इस घड़ी में से भी बेहतर घड़ी हो सकती है। हानुश, क्या कहूँ हुजूर, दूसरी घड़ी बनाने का तो ख्याल मेरे मन में आया ही नहीं। मैं तो अंत तक इसी घड़ी में उलझा रहा। महाराज, सिर हिलाता है। इसके बाद 1 साल में एक और घड़ी, तीसरी घड़ी भी बन सकती है, दूसरी से भी बढ़िया। वह कहाँ पर लगाओगे? हानुश, हुजूर, हुसाक, हुजूर, आपकी मेहरबानी है, इससे नगर में घड़ी साजों की एक जमात भी बन सकती है। हम घड़ियां बना बना कर दिसावर में भी बेच सकते हैं। महाराज, खूब, मतलब कि हमारी घड़ियां और शहरों में भी लगी होगी, उन शहरों की भी रौनक बढ़ाएगी। हुसाक, हुजूर, महाराज, तो फिर यहाँ घड़ी लगाने से क्या तुक है? अगर शहर शहर में घड़ियां लगेगी तो इस घड़ी की अहमियत भी क्या रह जाएगी? नदी के पार का तुला राज्य हमारा दुश्मन है, हमारी घड़ी उस राज्य में भी लग सकती है। क्यों, और भी जगह जगह और मुल्कों में, शहरों में भी लग सकती है। हुसाक, आपकी इजाजत के बिना तो हुजूर पत्ता भी नहीं हिल सकता, आपकी जैसी इजाजत होगी। महाराज, हमारी इजाजत तो हो जो होगी। तुम और तुम्हारी नगरपालिका इस आदमी से घड़ियां बनवा बनवा कर बेचना चाहती है। तुम्हारा यही इरादा है, फिर इस घड़ी को यहाँ लगाने की क्या जरूरत थी? इसे भी किसी दूसरे देश में बेच दिया जाता, नगरपालिका को फायदा होता है, और क्या। हुसाक, हुजूर, महाराज, आज तो दूर दूर के लोग हमारी घड़ी को देखने आएंगे। जो चीजें हमारे शहर में है वह किसी दूसरे शहर में नहीं है। अगर और नगरों में भी होगी तो हमारी घड़ी कौन देखेगा? हुजूर, सही है हुजूर। महाराज, हानूस कुफलसाज, तुम झूठ बोले कि तुमने यह घड़ी हमारे मुल्क की शान बढ़ाने के लिए बनाई है। हानूस, हुजूर, दूसरी घड़ी बनाने का मुझे तो ध्यान भी नहीं आया, इस एक घड़ी को ही बनाने में मेरी जवानी ढल गई है हुजूर। महाराज, तुम्हें ख्याल नहीं आया, मगर तुम्हारे सरपरस्तों को तो आया होगा ना। यह बादशाह की तौहीन है कि एक घड़ी उसके कदमों में रखी जाए और वैसी, बल्कि उससे भी बेहतर घड़ी किसी सौदागर के हाथ बेची जाए। क्यों, क्या कहते हो? हुसाक, हुजूर, महाराज, हमारा फैसला यह है कि इस आदमी की को और घड़ियां बनाने की इजाजत नहीं होगी। हुसाक, हुजूर। हॉल में सन्नाटा। महाराज हाथ उठाकर हुसाक को चुप करने का इशारा करते हैं। महाराज, अगर हमारी राजधानी की रौनक बढ़ाने के लिए घड़ी को बनाया गया तो फिर दूसरी घड़ी बनाने का मतलब यह आदमी सिर्फ एक ही घड़ी बनाएगा और यह घड़ी होगी जिससे वह चुर बना चुका है। इससे कोई भी और घड़ी बनाने की इजाजत नहीं होगी। अगर हमें पता चला कि यह कोई घड़ी लुक छिप कर बना रहा है तो हम इसे कड़ी सजा देंगे, मगर इस आदमी को कोई एतबार नहीं है। 17 साल तक यह घड़ी बनाता रहा और हमें इसकी खबर तक नहीं हुई, तो चुपचाप इस घड़ी को नगरपालिका पर लगा दिया गया। हमें बाद में खबर दी गई, हमें उस वक्त बताया गया जब घड़ी लग चुकी थी। ऐसे आदमी पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। हानूश, हुजूर, मेरा कोई इरादा दूसरी घड़ी बनाने का नहीं है। महाराज, राज्य में सब काम सरकार की इजाजत से होता है, तुमने इससे घड़ी बनाने की इजाजत क्यों नहीं ली? हानूश, हुजूर, यह आप ही की दौलत है, आपको ही नजर करने के लिए बनाई है। महाराज, कल कोई दूसरी घड़ी बनाओगे और उसके लिए किसी दूसरे सरपरस्त को दे दोगे और यही कहोगे, इस आदमी के रवैये को देखते हुए हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि यह आदमी और घड़ियां नहीं बनाएगा। हॉल में सन्नाटा। हुसाक, आपकी इजाजत नहीं होगी हुजूर, तो हानूस उसकी घड़ी नहीं बनाएगा। महाराज, जो आदमी बरसों तक छिपकर घड़ी बना सकता है वह छिपकर आगे भी बना सकता है। एक घड़ी बना लेने से इसका लालच बढ़ गया है। हुसाक, मैं नगरपालिका की तरफ से हुजूर को यकीन दिलाता हूँ। महाराज, हमें नगरपालिका से कहीं ज्यादा एतबार हानूश कुफलसाज पर है। इस आदमी को और घड़ियां बनाने की इजाजत नहीं होगी। इस हुक्म पर अमल करवाने के लिए हानूस कुफलसाज को अपनी आंखों से महरूम कर दिया जाए, इसकी दोनों आंखें निकाल दी जाए। उसकी आंखें नहीं होगी तो और घड़ियां नहीं बना सकेगा। हानूस का चेहरा जर्द पड़ गया और वह बुत का बुत बना खड़ा रहा, मानो उसे काठ मार गया हो। हुसाक, इसकी आंखें न निकलवाएं हुजूर, अंधा आदमी क्या करेगा? महाराज, हमने इस पहलू पर भी गौर किया, हमने इसमें पहले इसमें
हमने सोचा कि इसके हाथ कटवा दें, लेकिन आँखें मौजूद हो तो हाथों के बिना भी घड़ी बन सकती है और आँखें निकल जाए तो घड़ी बनाना मुश्किल हो जाता है। 2 अधिकारी आगे बढ़कर हानुश को पकड़ने के लिए आते हैं। याद रहे कि हानुश अब राज दरबारी है। पूरे अदब कायदे के साथ में बर्ताव किया जाए। सहसा हानुश घबरा कर आगे बढ़ जाता है और घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगता है। महाराज, ले जाओ हानुश को पकड़कर बाहर। हानुश, मालिक मालिक, यह जुल्म नहीं करो, मुझे जिंदा दफना दो मालिक, मगर मुझे अंधा नहीं बनाओ मालिक मालिक। घड़ी बजने लगती है। महाराज उसकी आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध खड़े हो जाते हैं। हॉल में खड़े लोगों पर सख्त सा छा जाता है। महाराज, घड़ी के प्रति श्रद्धाभाव के साथ में ऐसी नायाब घड़ी तो मुल्क में एक ही रह सकती है। महाराज बाहर जाने लगते हैं। पीछे लाट पादरी अपने गहरे लाल रंग के चुग्गे में महामंत्री हुसाक के कुछ एक अधिकारी उसके पीछे आने जाने लगते हैं। घड़ी बजने के कारण बाहर तालियां पीटी जाने लगी। खुशी समारोह की आवाज़ें आ रही है। हानुश जुग जुग जियो, खूब है, वाह वाह, पूरे 10 बजाए हैं आधी। घड़ी अब भी बज रही है। हानुश हताश सा घुटनों के बल झुक जाता है, जैसे चित्कार कर उठता है। 2 अधिकारी उसके पास पहुंच जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार हानुश को जो दरबार में उसकी इस घड़ी बनाने के लिए जो पुरस्कार दिया जा रहा था, वो उसके लिए पुरस्कार की जगह एक सजा बन जाती है, जो कि हानुश जो है वो आगे हम देखेंगे उसका जो हर्जाना है वो हानुश भुगत रहा है। इसी के साथ में दूसरा अंक समाप्त होता है। तीसरे वीडियो में हम इस नाटक का तीसरा अंक पढ़ेंगे। धन्यवाद।